हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल इंडिया ऐप। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करा था प्रॉब्लम ऑन नंबर। आज की क्लास में हमने आपको कल बोला था कि जो भी आप डाउट पूछेंगे उसके हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास अपनी पूरी की पूरी बेस्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, इसलिए मैंने टॉपिक का नाम भी लिख दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ठीक है, तो आपने जो जो क्वेश्चन मेरे से पूछे थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए जान लेते हैं पहले किस बच्चे ने क्वेश्चन क्या पूछा था। इसके अलावा आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर कौन कौन से डिस्कस करेंगे। तो देखो, आज की क्लास में हम लोग इतने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 45, 46, 48, 49 और 50। आज की क्लास में इतने क्वेश्चन डिस्कस होंगे। अब सर ये क्वेश्चन कहाँ से आए? तो मैंने आपको कल पीडीएफ प्रोवाइड करी थी। उस पीडीएफ में मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन दिए थे। आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछे ये क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने बताया है आज इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4, 7, 14, ये सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं आज की क्लास में। इसके अलावा किस किस बच्चे ने पूछा था वो भी देखो, मैंने नाम यहाँ पर प्रोवाइड करें। स्वाति मिश्रा ने पूछे थे क्वेश्चन, इसके अलावा अंजलि जी ने पूछे थे, इसके अलावा प्रियांशी, प्रतिभा, ज्योतिष्णा साहू, प्रिया यादव, शुभी, प्रज्ञा, दीप्ति, ये सब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स अच्छा करा। तुरंत के तुरंत आपने वीडियो देखा, उसके बाद अपनी पीडीएफ सॉल्व करी और यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो कर रही है। ठीक है, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो टाल रहे हैं वीडियो को कि आज नहीं कल देख लेंगे, कल नहीं परसों देख लेंगे, तो इससे आपके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा। और एक बार आपका रिदम अगर टूट गया तो बिलीव करिए कि वो रिदम बनाना बड़ा मुश्किल होता है ना। जैसे छोटे में हम लोग देखते थे कि हम लोग यार टाइम टेबल बनाया करते थे, हर वीक टाइम टेबल अपना बनता था, लेकिन फॉलो कितने दिन होता था समझना पड़ेगा। अगर आप अभी भी वही पूरा का पूरा अभी भी आप चीज़ें नहीं फॉलो कर पा रहे हैं सही से, तो समझिए भाई, क्योंकि इससे ज़्यादा फ्री टाइम आपके पास और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम लगे होंगे। इसके अलावा अगर आप देखो तो यूपी ट्रिपल एस सी ने अपने फॉर्म निकाल ही दिए है ना, जो हम लोग सोच रहे थे, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, क्या करना है इस पे? जैसे जितने भी बच्चे क्लास 10th पास कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी हैं, 18 से 40 तक के बच्चे यहाँ पर रजिस्टर्ड अपने आप को करवा लें। प्री एग्जाम एक कॉमन होगा जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी के जितने एग्जाम होंगे उसके लिए प्री का एग्जाम एक क्वालिफाई करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आप सरकारी रिजल्ट पे जाके देख सकते हैं इस फॉर्म की पूरी डिटेल। तो हम आपसे ये समझाना चाह रहे हैं बेटा कि जब भी आपका ये लॉकडाउन वगैरह खुलेगा, चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और बहुत जल्दी होने भी वाली हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा बहुत ज़्यादा हमें लग रहा है एक वीक, बहुत ज़्यादा 1 या 2 मंथ के अंदर कंडक्ट करवा लेंगे। इसलिए थोड़ा सा रूटीन बनाइए। और अगर आप रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं हम आज की क्लास कल देखेंगे, कल वाली परसों देखेंगे, फिर आप होमवर्क लेट लगा रहे हैं, तब तक बाकी बच्चे और आगे बढ़ चुके होंगे, है ना। हम स्पेशली इन बच्चों के नाम इसलिए दिए क्योंकि ये सब बच्चे मैं देखता हूँ हर वीडियो में रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है इन सभी बच्चों का। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा ये है आपसे, सिर्फ और सिर्फ आप पेंडिंग मत रखिए, आप अपने लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम निकालिए। स्टडी कर रहे हैं आप, ठीक है, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। थोड़ा सा कोशिश करिए कि चीज़ें आप टाइम टू टाइम लगाएं। आप हमें रिस्पॉन्स करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरी बात का इतने बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली को 2 बार, तो दो संख्याएं मान लेते हैं संख्या मैंने मान ली ए और बी है। ठीक है, तो पहली को 2 बार जोड़ो, तो जब ए को 2 बार जोड़ेंगे तो ये 2a बन जाएगा। दूसरी को 3 बार जोड़ो तो बी को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे क्वेश्चन कह रहा 100 मिल जाता है आपको। ठीक है, तो कह रहा पहली को 3 बार जोड़ो, जब ए को 3 बार जोड़ोगे तो 3a हो जाएगा, दूसरी को 2 बार जोड़ोगे तो 2b हो जाएगा, और इसको जोड़ने पर 120 मिलता है। तो याद करो कल की क्लास में सीखा ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। एक इक्वेशन को बराबर करने के लिए इक्वेशन 1 में इधर 3 का ऊपर गुणा कर लो, इधर 2 का नीचे गुणा कर लो। इक्वेशन 1 में हम 3 का जैसे ही गुणा करेंगे तो नई इक्वेशन बन जाएगी 6 से प्लस का 9b बराबर 300। इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा बेटा 2 × 3 6 से, 2 × 2 4b, और 120 का डबल क्या हो जाएगा 240। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर ये मान लीजिए थर्ड हो गई, इक्वेशन फोर्थ हो गई, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। 6a से 6a कट गया, 9b में 4b जाएगा तो कितना बचेगा 5b, 300 में 240 गया, कितना बचा 60। b की वैल्यू बेटा आ गई 12। अगर b की वैल्यू 12 आ गई तो इस वैल्यू को हम ले जाके इस इक्वेशन में रख देते हैं भाई, पहली वाली इक्वेशन में रख दो।
बी की वैल्यू 12 रख देंगे तो भाई 2a की जगह 2 आ जाएगा, 12 गुणे 3 36 होता है, बराबर में 100 है, तो 2a बराबर 64 आ जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 32, 2 से 64 जाएगा कितनी बार 32 में, a की वैल्यू कितनी आ गई 32। अब हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो भाई बड़ी संख्या तो 32 ही है, इसलिए राइट आंसर 32 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा 3 संख्या है, तो 3 संख्याओं में हम ले लेते हैं, मान लीजिए संख्या a, संख्या b और संख्या c। 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली और दूसरी का रेशियो आपको 8:9 का दिया हुआ है, दूसरी और तीसरी का रेशियो 3:4 का दिया हुआ है। देखो हम लिख कैसे ना, पहले और दूसरी का रेशियो 8 और 9, दूसरी और तीसरी का रेशियो 3 और 4। अब आप यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कि भाई जो b वाली है उसकी वैल्यू 2 बार आई है, एक बार 9 है और एक बार कितनी है 3। तो हमें याद रखना है कि भाई अगर नाम एक है तो उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो 9 और 3 को सेम रखने के लिए हम क्या करें, 9 और 3 को बराबर कर ले। 9 और 3 को बराबर करने के लिए आप जानते हो ऊपर 9 है तो नीचे भी 9 बनाना पड़ेगा, तो क्या हम नीचे वाली लाइन में 3 से गुणा कर दें तो ये 9 बन जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 4 जा 12। भाई मल्टीप्लाई दोनों में करवाना होगा क्योंकि 3 के साथ 4 जुड़ा हुआ है, अगर 3 बदलेगा तो 4 भी बदलेगा। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास तीनों वैल्यू मिल गई कि a की वैल्यू तो 8 है, b की वैल्यू देखो क्या आ गई है 9 आ गई है, और c की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है 12 आ गई है। अब अगर ये रेशियो में है तो इनको हम निश्चित या डिफाइन करने के लिए हम इसको x लगा लेते हैं। मैंने कहा a की वैल्यू 8x, b की वैल्यू 9x और c की वैल्यू 12x। अब क्वेश्चन ने देखो साफ साफ लिखा है पहली संख्या और तीसरी संख्याओं का गुणा करवाना है, गुणनफल यानी प्रोडक्ट करवाना है। तो पहली और तीसरी का गुणा करवा लो, यानी 8x में गुणा किसका कर दें 12x का, और बराबर में क्या आ जाना चाहिए 2400। अगर आप देखो तो 12 से 2400 कट जाएगा 200 बार, 8 से 200 कट जाएगा 25 बार, कट गया। इसका मतलब ये मिला x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा बेटा √25, और √25 मतलब हो जाता है 5, x की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें बतानी है दूसरी वाली संख्या, ये हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या। तो अगर x की वैल्यू 5 है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 गुणे 5, तो 9 गुणे 5 कितना होगा 45। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 45 यानी ए ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी और ई निरंतर मतलब लगातार 5 सम संख्याएं। कल की क्लास में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करे थे हम लोगों ने, ए बी सी डी और ई ये 5 लगातार इवन नंबर, सम का मतलब होता है बेटा इवन नंबर। अब हमसे कह रहा है ए और बी का योग 162 है, इसका जोड़ दिया आपको 162। तो अब आप बताओ अगर ये लगातार है, ए और बी का जोड़ 162 है, तो हम एक काम कर ले भाई, अगर इसका जोड़ 162 है तो 162 में 2 से डिवाइड कर दो, 81 आ जाता है। कितना आ जाता है 81। मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी 81। भाई अगर जोड़ 162 का है, ए और बी का जोड़ 162 है, तो इसका आधा क्या होगा 81। 81 कैसा नंबर है ऑड नंबर है, तो ऑड तो इस कैटेगरी में आएगा नहीं क्योंकि ये सारे के सारे कैसे नंबर थे इवन नंबर थे। तो हम ये समझ गए कि भाई 81 इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो इसका मतलब 81 से पीछे जाने पर इवन नंबर 80 होगा, 81 के बाद 82 होगा। अब आगे बढ़ते जाओ और चाहो तो जोड़ के देख लो, 80 और 82 162 होता है। 82 के बाद क्या आएगा 84, फिर आएगा 86 और फिर आएगा 88। आ गया। हमसे सभी का जोड़ पूछा है तो इन सबको जोड़ लेंगे, इसको 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 और इसको हमें जोड़ लेना। तो जोड़ने पर देखो क्या मिलेगा, 8 6 14 4 18 2 20 हासिल 2, 8 दूनी 16 3 24 8 चौक 32 40 और 2 42। तो बेटा इनका जो सम आ रहा है वो 420 आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 420 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 समझिएगा। देखा बेटा एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है, एक रोड है आपके पास, ये ऐसे एक रोड मान लीजिए, इस रोड की लंबाई 1 किलोमीटर। आपको ये बात पता है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। हम ये कह सकते हैं ये जो रोड है यहाँ से यहाँ तक 1000 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक की रोड कितने मीटर है 1000 मीटर। हमसे कह रहा सड़क के दोनों ओर 20 मीटर के अंतराल में वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाएगा। तो यहाँ पेड़ लगा, यहाँ पेड़ लगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, सड़क के दोनों किनारों पर, यानी कुछ इस तरह से। ठीक है पेड़ लगाएगा। ठीक है अब कह रहा बोलो कितने पेड़ लगाए गए हैं, और यदि पेड़ों के बीच में जो अंतराल है यानी गैपिंग है वो कितने मीटर का बेटा 20 मीटर की गैपिंग। अंतराल का मतलब होता है इनके बीच में गैपिंग कितने मीटर की है 20 मीटर की। अब जरा समझने की बात यहाँ पर यह है बेटा कि अब आप देखो 1000 मीटर की लंबाई है, 20-20 मीटर की गैपिंग में पेड़ लगाना है। थोड़ी देर के लिए अच्छा ये बताओ कि अगर मान लीजिए रोड 1000 मीटर की जगह
थोड़ी देर के लिए समझो 60 मीटर की होती। कितने मीटर की? 60 मीटर की। समझा रहे हैं इसलिए बहुत ध्यान से बात को सुनो। पहला पेड़ आपने यहाँ लगाया होगा, फिर आपने 20 मीटर की गैपिंग पे यहाँ लगाया होगा, फिर आपने 20 मीटर की गैपिंग पे यहाँ लगाया होगा, फिर आपने 20 मीटर की गैपिंग पे यहाँ लगाया होगा, तो 20 20 20 60 मीटर हो गया। इसी तरह आपने यहाँ पर करा होगा, इसी तरह आपने यहाँ पर पेड़ लगाया, फिर 20 की गैपिंग पे यहाँ पर पेड़ लगाया, फिर 20 की गैपिंग पे यहाँ लगाया, और फिर 20 की गैपिंग पे यहाँ लगाया। तो आप जरा ध्यान से देखो, एक तरफ पे पेड़ कितने लग गए? 1 2 3 और 4। एक तरफ पेड़ 4, इस तरफ पेड़ 4, तो टोटल पेड़ कितने हो गए? 8, है ना। तो अगर आप ध्यान से समझने की बात ये है यहाँ पर कि भाई टोटल गैपिंग 60 मीटर की थी, और 20-20 की गैपिंग पर पेड़ लगा रहे हैं, 20 से 60 कितनी बार कट रहा है? 3 बार। तो जितनी बार गैपिंग आएगी पेड़ों की संख्या उससे एक ज्यादा होगी। तो देखो गैपिंग यहाँ पर 3 बार है, लेकिन पेड़ कितने लगे? 1 2 3 और 4। मतलब गैपिंग जितनी बार भी होगी वहां पर पेड़ों की संख्या उससे एक ज्यादा होगी। तो इस बात को अगर आप नहीं याद रख पाओ तो आप नोट बना के लिख लो कि गैपिंग जितनी बार आती है पेड़ों की संख्या उससे एक ज्यादा होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो एक और एग्जांपल समझ लो। जैसे अगर मान लीजिए 100 मीटर का गैपिंग कर लेते हैं, अगर हम मान लीजिए गैपिंग कर लेते हैं 100 मीटर की, ठीक है। अगर मैंने 100 मीटर की गैपिंग कर ली तो 100 से 20 कितनी बार जाएगा? 5 बार। इसका मतलब एक साइड में पेड़ लगेंगे 6 पेड़, दूसरी साइड में भी पेड़ कितने लग जाएंगे? 6। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 12। और चाहे तो आप प्रूफ करके देख सकते हो भाई 6 पेड़ ही लगेंगे। कैसे लगेंगे? देखो, पहला पेड़ लगाया, ठीक है, फिर 20 की गैपिंग ली, दूसरा पेड़ लगाया 20 की गैपिंग ली, तीसरा पेड़ लगाया 20 की गैपिंग ली, चौथा पेड़ लगाया 20 की गैपिंग ली, पांचवा पेड़ लगाया 20 की गैपिंग ली। तो आप गिनो पेड़ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए कि सर जितनी भी बार गैपिंग आएगी पेड़ की संख्या उससे एक बार ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को लगाना बड़ा आसान हो गया आपके लिए। कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 1000 मीटर था, अब 1000 मीटर था, 20 की गैपिंग अगर हम निकालेंगे तो ये भाई 50 टाइम जाएगा। कितने बार? 50 बार। तो पेड़ की संख्या यहाँ पर 50 + 1 हो जाएगी, एक बार ज्यादा। यानी कितने पेड़ हो जाएंगे? 51 पेड़ लगेंगे। अब 51 पेड़ ऊपर, तो 51 पेड़ कहाँ लगेंगे? नीचे भी लगेंगे। हमसे पूछा कुल पेड़ों की संख्या, तो कुल पेड़ हो जाएंगे हमारे पास, कुल ट्री हो जाएंगे 51 + 51, यानी कि हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 102। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बेटा ए ऑप्शन 102। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 17 देखो, देखा दो दल हैं, दल का मतलब ग्रुप बोल सकते हैं आप। दो ग्रुप हैं ए और बी, ये है ए और ये क्या है? बी है। अब कह रहे हैं 3 लोग ए ग्रुप से बी में चले जाएं। अब ए से बी में चले जाएंगे, तो अब जरा बात को समझो। अगर हम सिचुएशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 पे जाते हैं, तो क्वेश्चन ने कहा है कि भाई अगर 3 लोग ए से बी में चले गए, अगर 3 लोग ए से बी में जाएंगे तो ए में 3 की कमी हो जाएगी, और बी में 3 लोग बढ़ गए यानी b + 3 हो जाएगा, है ना। 3 यहां से निकल गए, बी वाले में चले गए। तो कह रहा है कि बी दल के सदस्यों की संख्या ए से 3 गुनी हो जाएगी। यहां से लाइन समझो, बी के जो मेंबर हैं बी ग्रुप की संख्या ए वाले से 3 गुनी हो जाएगी, यानी बी की संख्या ए से 3 गुनी हो जाएगी। यानी इसका अगर एक रेशियो होगा तो ये 3 गुना हो जाएगा। मतलब बी 3 गुना है तो रेशियो कितने का? 1 और 3 का। अच्छा बी 5 गुना होता तो रेशियो कितने का? 1 और 5 का। बी 9 गुना होता तो रेशियो कितने का? 1 और 9 का। ठीक है, अभी कितने गुना है? 3 गुना, तो रेशियो बेटा कितना होगा? 1:3। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। और इसके आगे, यदि दो लोगों को बी से ए में लाया जाए, अगर दो लोगों को बी से ए में लाया जाए, अब अगर दो लोगों को बी से ए में लाओगे तो बी में 2 कम हो जाएंगे और ए में बेटा 2 बढ़ जाएंगे, है ना। बी से 2 को कम कर दिया, लिखा है दो लोगों को दल बी से दल ए में ले आए, बी से 2 कम करके ए में ले आए, तो दल बी में दल ए से दुगने सदस्य होंगे। दल बी में दुगने सदस्य होंगे, मतलब रेशियो कितने का बनेगा? 1:2 का बनेगा। क्लियर। अब अगर हम सॉल्व करें इसको, यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा बेटा 3a - 9 इक्वल b + 3, है ना। b को उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 3a - b, -9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 9 में 3 जुड़ के 12 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई यहां हम लोग कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो वैल्यू क्या बन जाएगी? 2a + 4, ये बन जाएगा बेटा 2a + 4। और आगे देखो बराबर b - 2, ठीक है,
b माइनस 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो b ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा, या b उधर ले जाओगे तो 2a माइनस बी, ये +4 उधर जाके माइनस बन जाएगा तो -4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। हो गया 2a माइनस बी बराबर कितना, -6। अब अगर हम देखें तो ये इक्वेशन 1 है और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा सॉल्व कर लीजिए। देखो क्या लिखा। अगर हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन हम एक साथ लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे समझिए। 3a माइनस का b बराबर में कितना है, 12। और दूसरी इक्वेशन क्या थी बेटा, 2a माइनस का b बराबर में कितना है, -6। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। सॉल्व कर लेंगे, आंसर बन जाएगा। अच्छा, साइन बदल लेते हैं। ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, ये माइनस है ये प्लस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस। साइन बदलने पे हमने देखा कि b से b कट गया, 3a में 2a गया तो कितना बचा, a। 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18। तो a की वैल्यू 18 आ गई। a की वैल्यू 18 हम इस इक्वेशन में रख देते हैं जाके। a की वैल्यू 18 रखोगे तो 18 तियां कितना हो जाता है, 54। देखो बेटा 18 तियां कितना हो जाएगा, 54। 54 माइनस b बराबर कितना है, 12 है। तो अगर हम b उधर भेज दें, 12 इधर ले आए तो b बराबर हो जाएगा 54 माइनस 12, यानी कि 4 में 2 गया 2, 5 में 1 गया 4, कितना आ गया, 42 आ गया। तो हमसे पूछ रहा था दल b के बारे में, तो दल b की संख्या कितनी आ गई, 42, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 42 था। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा, एक अतिथि गृह का पहले दिन का किराया 150 रुपए प्रतिदिन। आप इसको गेस्ट हाउस बोल सकते हैं कि गेस्ट हाउस का पहले 3 दिन का किराया 150 रुपए पर डे। आगे के 5 दिन का किराया 100 रुपए पर डे है, उसके बाद का किराया 300 रुपए पर डे है। आरंभ में रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन फी लगती है आपकी 50 रुपए। एक अतिथि ने कुल 1300 रुपए का पेमेंट करा, तो बताओ वो कितने दिन रुक के आया। समझना, आप जरा देखो, यहाँ हम दिन लिख रहे हैं और यहाँ हम उसका रेंट लिख रहे हैं या उसका किराया। पहले कितने दिन है, 3 दिन है, और कितने रुपए के हिसाब से किराया भर रहा है वो, 150 रुपए के हिसाब से। 150 रुपए के हिसाब से 3 दिन में कितना भरेगा भाई, 450 रुपए। 150 रुपए डेली के हिसाब से 3 दिन में भर देगा 450 रुपए। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या दिन की बात हो रही है, 5 दिन की। और किराया बेटा कितना है, 100 रुपए डेली। अगर 100 रुपए डेली है तो 5 दिन में कितना भरेगा, 100 गुणे 5, 500 रुपए भर देगा। ठीक है, उसके बाद का किराया 300 रुपए पर डे। तो 300 रुपए पर डे, अब डे नहीं पता हमें तो एक्स मान लेते हैं। और 300 रुपए पर डे है, इसका मतलब है कि एक्स दिन तक वो 300 रुपए पेड करेगा, यानी कि वो पेड कर देगा 300 इंटू एक्स। भाई एक दिन का 150 था तो आप 3 दिन में कितना, 150 गुणे 3, 450। एक दिन में 100 था तो 5 दिन में 500। एक दिन में 300 है तो एक दिन में 300 एक्स। ठीक है, इसके अलावा उसने 50 रुपए का ये रजिस्ट्रेशन शुल्क भी भरा है, मतलब रजिस्ट्रेशन फी ये कंपलसरी है। अब अगर 50 रुपए और भर दिए हैं, ये 50 रुपए और कर रहे हैं किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये इस तरह से बात होगी। अब हमसे क्या है, उसने टोटल रुपए जो पेड करे हैं वो 1300 रुपए पेड करे। टोटल रुपए जो उसने पे करे हैं वो 1300 पे करें, तो इसका मतलब है कि इन सभी का जो जोड़ है वो 1300 आना चाहिए। और हमें x निकालना है, x आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, जोड़ लीजिए। अगर हम जोड़ेंगे तो भाई 5 4 9 9 और 1 10 3 1300 बन रहा है। इस पूरे का जोड़ देखो क्या बनेगा, 1300x। अगर पूरे का जोड़ेंगे तो बन जाएगा 1300 प्लस x बराबर 1300। इस पूरे को जोड़ लीजिए, जोड़ने पर क्या मिलेगा, 1300x। 1300, ये प्लस नहीं है, 1300x। दोबारा समझ लो, अगर हम जोड़ें तो बेटा 450 में 50 जोड़ो 500, 500 प्लस 1000, 1000 प्लस ये कितना है 300x, यही तो है। और बराबर में क्या लाना है बताओ, 1300 लाना, ऐसे ही तो है। अगर अब हम उधर भेजेंगे तो 300x बराबर 1300 में 1000 गया, कितना मिला 300। x बराबर 300 से 300 कट गया, कितना मिला 1, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई। हमसे पूछ रहा है बताओ कितने दिन रुका, तो 3 दिन ये रुका, 5 दिन ये रुका, 1 दिन ये रुका। 5 3 8 और 1 9, यानी उसने पूरे के पूरे कितने दिन बताए, 9 दिन बताए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन, 9 दिन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, देखा एक व्यक्ति ने अपना सारा धन इस प्रकार बांटा कि व्यक्ति ने 7500 रुपए अपने सबसे बड़े पुत्र को दिया, अपने कुल धन का 3/10 भाग दूसरे लड़के को दिया, तीसरे पुत्र को उतना धन दिया जितना पहले और दूसरे को दिया। मतलब एक व्यक्ति ने
अपने धन को 3 पुत्रों में बांटा। ठीक है, ये सबसे बड़ा पुत्र है, ये सेकंड नंबर का पुत्र है और ये थर्ड नंबर का पुत्र है। 3 लड़के हैं उसके। अब कह रहा व्यक्ति ने 7,500 रुपए अपने सबसे बड़े बेटे को दिए, तो इस वाले बेटे को दिए हैं 7,500 रुपए। ठीक है, आगे लिखा है कुल धन का 3/10 भाग दूसरे लड़के को दिया। अब कुल धन कितना है आपको नहीं पता, अगर कुल धन नहीं पता तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो भाई मान लेते हैं कुल धन, अब कितना माने ये आपको सोचना है। हमने कल की क्लास में बताया था कि भाई हमेशा देखा करो जो नीचे है वही मान लो। कुल धन यहाँ पर कितना नीचे दिख रहा है 10, तो मैंने कुल धन यहाँ क्या मान लिया 10। तो 10 का जैसे ही 3/10 निकालोगे तो दूसरे लड़के के पास 3 आ जाएगा। भाई 10 का अगर हम 3/10 निकालें तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी दूसरे वाले लड़के को पूरे धन का, पूरा धन 10 है, 10 का 3/10 3 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, ये बेटा माना गया है, यानी कि ये निश्चित नहीं है, ना 10 निश्चित है ना 3 निश्चित है। निश्चित कौन है, ये वाला धन, क्योंकि ये क्वेश्चन ने खुद बताया कि 7500 रुपए दिया है, मतलब ये धन हमारा फिक्स है 7,500, इसको आप बदलाव नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ में आ रही है बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि यहां से लाइन को पढ़िएगा, लिखा तीसरे पुत्र को उतना धन दिया, तीसरे वाले लड़के को उतना धन दिया जितना पहले और दूसरे को दिया था। इसका मतलब है कि ये लाइन आपसे ये कहना चाह रही है बेटा कि तीसरे लड़के को, तीसरे लड़के का मतलब सी को, ये हम ए बी सी बोल दे रहे हैं, ए ये है बी और ये कौन है सी। यानी सी को बराबर मिलता है किसके, ए प्लस बी के। सी को किसके बराबर मिलता है, ए प्लस बी के। अब आप खुद बताओ कि भाई सी इन दोनों के बराबर है। अब पूरी वैल्यू कितनी है 10 है, पूरी वैल्यू 10 है। 10 में से बी कितना ले गया 3 ले गया, 10 में से बी कितना ले गया 3 ले गया। तो इसका मतलब है ए को 2 दे दें, 3 और 2 5, तभी तो सी 5 होगा। भाई इन दोनों को बराबर मिल रहा है, मतलब ए प्लस बी आधा लेंगे और आधा सी लेगा। बात समझ में आ रही है। ए प्लस बी किसके बराबर है, सी के। अगर पूरे धन में से आधा ए प्लस बी लेंगे तो बाकी का आधा कौन लेगा, सी। 10 का आधा क्या होता है 5। इसका मतलब ये हुआ कि सी वाला 5 लेगा, ये 3 ले चुका, तो ये कितना लेगा 2। तो इनके बीच में जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 2, 3 और 5 का। अगर ये रेशियो मिल गया तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं कि सर 2 का मान दिया है 7,500, सर 2 यूनिट बराबर दिया है 7,500। हमें किसके बारे में पूछ रहा है, तीसरे वाले लड़के। तीसरे वाले लड़के की वैल्यू कितनी है 5, तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। अब जितने बच्चे हमसे ऑफलाइन में पढ़े हैं वो जानते हैं 2 की वैल्यू दी है, 5 की कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। जो बच्चे नए ऑनलाइन जुड़े हैं वो सुने, कभी भी पूरी मैथ में, इवन मैं पूरी मैथ की बात कर रहा हूँ, कभी भी एक यूनिट की आपको वैल्यू दी है और दूसरे यूनिट की पूछ रहा है तो हमेशा इस तरह लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। 7,500 में इंटू किसका होगा 5 का, और ऊपर 2 था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6, 1 बचा 15, 2 7 14, 2 5 10, 3750। गुणा करवा लीजिए, तुम्हारा आंसर आएगा 500, 5 5 जा 25, 2 35 प्लस 2 37, 3 15 और 3 18। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 18,750, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 21। इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है टैक्सी का प्रथम 30 किलोमीटर का किराया। अब देखो शुरू के 30 किलोमीटर, एक तरफ हम किलोमीटर लिख ले रहे हैं और एक तरफ फेयर यानी किराया लिख ले रहे हैं। तो कितने किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, उसका किराया है 8 रुपए के हिसाब से। ये कितने रुपए किलोमीटर के हिसाब से, 8 रुपए पर किलोमीटर। अगर 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आप 30 किलोमीटर जाओगे तो 8 गुणे 30 कितना हो जाता है, 240 हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखो कितने किलोमीटर की बात हो रही है, आगे 60 किलोमीटर की बात हो रही है। और किराया कितने के हिसाब से, 15 के हिसाब से। अब 15 के हिसाब से जब आप 60 किलोमीटर दोगे तो 15 छक्का 90, यानी कितने रुपए आप पेड कर देंगे, 900 रुपए। भाई 8 रुपए के हिसाब से जब आप किराया दे रहे हैं तो 30 किलोमीटर का 240, 15 रुपए किलोमीटर के हिसाब से 60 किलोमीटर 900 का। उसके बाद की यात्रा, अब यहाँ देखो, यहाँ से सवाल थोड़ा सा बदल गया। क्या लिखा है, उसके बाद की यात्रा का प्रति 5 किलोमीटर का किराया 8 रुपए। ठीक है, और आपको ये आगे बताया है कि जाना कितने किलोमीटर है, 320 किलोमीटर, यानी कि हमें पूरी यात्रा करनी है 320 किलोमीटर की। अब आप देखो कितना कर चुके, 60 और 30 90 कर चुके। कितनी कर चुके, 90 कर चुके। तो बची कितनी बेटा, 9 3 12 120, 120 और 2 320। यानी कि अब हमारे पास जो शेष यात्रा बच रही है वो कितनी बच रही है, 230। मैंने क्या करा,
320 में इसको माइनस कर दिया तो बची यात्रा 230 किलोमीटर। अब इस बची हुई यात्रा के लिए आपको ये लाइन बोली गई थी, ये वाली लाइन जो हम दोबारा हाईलाइट कर रहे हैं, देख ये वाली लाइन, ये येलो से जो हाईलाइट है इसको पढ़िए ध्यान से। क्या लिखा है? प्रति 5 किलोमीटर का किराया 8 रुपए। इसका मतलब है 5 किलोमीटर जाने पर 8 रुपए लगता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर जाने पर कितना लगेगा? 8/5 रुपए लगेगा। हमें कितना जाना है आगे? 230 किलोमीटर। तो 230 किलोमीटर का किराया बताओ। तो आप बता सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 8/5 गुणे कितना? 230 बटे में कितना? 1, यही तो होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हाइड करते हैं अपने आप को ताकि आपको सब समझ में आ जाए। 8/5 गुणे 230/1, क्लियर भाई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से गया 5 चौको 20, 3 30, 5 छक्का 23, मल्टीप्लाई कराओ। 8 छंग 48, 4 8 चौको 32, 4 36, यानी कितने रुपए पेड करने होंगे? 368। यानी इस 230 किलोमीटर का किराया हो गया 368 रुपए। क्लियर। तो अगर अब हम बात करें टोटल, ये कितने किलोमीटर हो गया? 320 किलोमीटर। और आपने किराया कितना पेड कर दिया? 8 6 4 10, 80 ले 9 2 11, 11 3 14 और 1 15, आपने पेड कर दिए 1508। ठीक है, अब जरा और आगे की बात समझ लेते हैं, अभी भी सवाल पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बाद? क्वेश्चन अब दोबारा से पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इतना देने के बाद उसके पास कुल धन का कितना हिस्सा बचा हुआ है? 1/5 हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। यानी उसके पास कुल धन कुछ होगा, हमें नहीं पता। तो हम एक काम कर लेते हैं, माना कुल धन उसके पास x रुपए था। कितना था? x था। उस x में बचा कितना है? 1/5। अगर बताओ बेटा इस x में बचा है आपके पास 1/5, तो इसका मतलब है कुछ खर्च करा होगा। अगर 5 में से 1 भाग बचा है तो खर्च कितना हुआ होगा? 5 में से 4 भाग। अगर बचा 1/5 है तो खर्च कितना होगा? 4/5 भाग, यही तो होगा। अगर खर्च है 4/5 और खर्च करके कितना आ रहा है? 1508। तो हम ये बात को इस तरह से लिख सकते हैं कि पूरा धन हमारे पास x है। कितना है बेटा? x है। और इस x में खर्चा करके आ रहे हैं हम 4/5 भाग, और ये किसके बराबर है? 1508 रुपए के बराबर। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें x की चाहिए। तो बस x बराबर निकाल लो। कैसे बनेगा? 1508 गुणे 5 और बटे में बेटा कितना? 4। सॉल्व कर लीजिए। 4 तियां 12, 30, 4 सते 28, 2 बचा 28, 4 सते 28, मल्टीप्लाई कराओ। 5 सते 35, 3 35 और 3 38, 3 15 और 3 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए 1885, जो कि किसी ऑप्शन में है नहीं। तो आप इसके आगे एक ऑप्शन लिख लेना, नन ऑफ दीज, या एक ऑप्शन आप काट के, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन हटा दिया इस जगह पे, और इस जगह पे आप ऑप्शन लिख लो 1885। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1885 था। सवाल के ऑप्शन में गड़बड़ी है, सही सवाल का आंसर 1885 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 22। ठीक है, लड़कों की एक सीधी कतार में खड़े अतुल को पता चलता है, वो उस कतार का मतलब होता है बेटा लाइन। ठीक है, लाइन में खड़े लड़कों की दाईं तरफ से काउंटिंग करने पर वो 12वें स्थान पर और बाईं ओर से काउंटिंग करने पर चौथे स्थान पर है। बताइए उस कतार में खड़े लड़कों में कितने और लड़के शामिल कर लिए जाएं ताकि उसकी लाइन में 28 लड़के शामिल हो जाएं। देखो बेटा, आप सभी ने अगर रीजनिंग पढ़ी है कभी, तो रीजनिंग में ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, रैंकिंग टॉपिक का नाम है। देखो आप कैसे पढ़ते हैं नहीं पता, लेकिन हम आपको कैसे समझा रहे हैं समझने की कोशिश करो। लड़कों की एक सीधी कतार है ये। यहाँ पर मान लीजिए वो लड़का खड़ा है अतुल। ठीक है, ये हो गया उसका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, मतलब इधर हो गया दायां और इधर हो गया बायां। इधर से काउंटिंग करोगे दायां, इधर से काउंटिंग करोगे बायां। क्वेश्चन पढ़िए, अब लिखा है कि कतार में खड़े लड़कों की दाईं ओर से काउंटिंग करने पर 12वां है। तो दायां तो ये है, ये क्या है? दायां, और ये कैसा है? बायां। यानी इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड और इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम राइट हैंड साइड से काउंटिंग कर रहे हैं तो वो लड़का 12वें स्थान पे। अब जरा सोचो कि अगर हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, इधर से ये, तो ये अतुल जो है किस नंबर पे? 12वें पे। तो आप सोचो अगर ये 12वें पे है तो उससे पहले कितने लोग होंगे? 11 लोग। हमेशा जब भी हम ये कोई टॉपिक लगाते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जिस क्रम पे है ये देखा करो उससे पहले कितने लोग हैं। अगर ये अतुल है, अतुल 12वें नंबर पे है, तो उससे पहले कितने लोग होंगे? 11 लोग होंगे। अब अगर हम बाईं ओर से काउंटिंग करें तो लिखा है बाईं ओर से काउंटिंग करने पे वो चौथे नंबर पे। अब अगर हम इस तरफ से काउंटिंग कर रहे हैं तो अतुल चौथे पे, तो उससे पहले कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे।
हो गया। अब अगर आप देखो टोटल लोग, तो 3 लोग इधर, 11 लोग इधर और एक अतुल, यानी टोटल कितने लोग होंगे? 11 3 14 और एक अतुल, यानी टोटल बच्चे कितने हैं इस लाइन में? 15। अब हमसे कह रहा कितने और बच्चे शामिल कर लें, कह रहा इसमें कितने और शामिल कर लें कि टोटल 28 हो जाए। तो आप बताओ 15 में हम क्या जोड़ें कि 28 हो जाए? तो आप कहोगे 28 में से 15 घटा दीजिए, पता चल जाएगा भाई। अगर यहाँ x मानते तो x बराबर 28 माइनस 15 होता, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 13। इस सवाल का राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 23। देखा 60 बच्चों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितनी लड़कियों की संख्या थी, और प्रत्येक लड़की ने उतने रुपए दिए जितने लड़कों की संख्या थी। कुल रुपए इकट्ठा हुए हैं 1600। लड़कियों की संख्या बताओ। देखो बॉय और गर्ल्स, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि भाई टोटल जो है वो बॉय प्लस गर्ल्स बराबर कितनी है? 60। ठीक है, करने को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, कैसे लगाया जा सकता है। बी प्लस जी बराबर, यानी कि लड़के प्लस लड़कियां बराबर 60 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़कियों की संख्या थी। तो हम एक काम कर ले, हम इस जगह पर वैल्यू मान लेते हैं कि भाई लड़कों की संख्या बी है और लड़कियों की संख्या जी है। या आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम पूरा लिख के समझाते हैं, हमारा काम है पूरा बेसिक समझाना। माना कुल लड़कियों बराबर एक्स, ठीक है, और माना कुल लड़कियां बराबर वाई। ये मैंने मान लिया कि भाई कुल लड़के एक्स हैं, कुल लड़कियां वाई हैं। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है प्रत्येक लड़का उतने रुपए देता जितने लड़कियों की संख्या थी। ठीक है, तो बॉय और गर्ल्स, बॉय की संख्या कितनी है? एक्स है। गर्ल्स की संख्या कितनी है? वाई। अब कह रहा प्रत्येक बच्चा उतने रुपए देता है जितने लड़कियों की संख्या थी। तो लड़कियां कितनी है? वाई। तो एक्स लड़का वाई रुपए देगा और वाई लड़कियां एक्स रुपए के हिसाब से देंगी। मतलब ये है बेटा कि अगर एक्स बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चा उतने रुपए दे रहा है जितनी लड़कियां थी। इस लाइन को दोबारा पढ़ो, प्रत्येक लड़का उतने रुपए देता है जितनी लड़कियों की संख्या थी। लड़कियों की संख्या कितनी थी? वाई। तो एक लड़का वाई रुपए देगा। ठीक है, अब बताओ, अब सोच के कि अगर एक लड़का वाई रुपए देगा तो दो लड़के कितना देंगे? भाई एक लड़का वाई रुपए दे रहा है तो दो लड़के कितना देंगे? 2y। तीन लड़के कितना देंगे? 3y। एक्स लड़के कितना देंगे? एक्स वाई। भाई मल्टीप्लाई तो करवाओगे, एक लड़का वाई दे रहा है तो दो लड़के 2y, तीन लड़के 3y, एक्स लड़के कितने देंगे? एक्स वाई। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आप यहां से समझ लीजिए कि एक्स लड़के कितने रुपए देंगे? एक्स वाई। यहां पर भी कितना मिलेगा? एक्स वाई मिलेगा। तो अब आप बताओ कुल रुपए कितने हो जाएंगे? तो कुल रुपए हो जाएंगे बराबर एक्स वाई प्लस एक्स वाई, 2x हो गया। और कुल रुपए कितने हैं? 1600। तो 2xy बराबर कितना आ गया? 1600 आ गया। हम कह सकते हैं सर एक्स वाई बराबर हो जाएगा 800। हो गया। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी थी? 60 दी थी। ठीक है ना, 60 बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां मिला के कितने हैं? 60। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप सॉल्व करने के लिए यहाँ फार्मूला भी लगा सकते थे कि x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, बेसिक तरीका तो ये है कि x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4xy। x प्लस वाई की जगह 60 रख देंगे, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600। x माइनस वाई की जगह आप पता नहीं है, x माइनस वाई निकालना है, प्लस 4xy। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 800। 800 का गुणा 4 में कर दो, कितना हो जाएगा? 3200। x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 3600 में 3200 हटा दीजिए, कितना मिला? 400। x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, रूट की वैल्यू 20 आ गई। अब हम ये कह सकते हैं x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? भाई 20 आ गई। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी? देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी? 60 थी। सॉल्व कर लेंगे, 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। x की वैल्यू कितनी हो गई? 40। अगर x की वैल्यू 40 आ गई तो ये x उठा के रख दीजिए कहीं पर भी। अगर हम x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 40, तो अब बताओ x की वैल्यू 40 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40 और 20। इस तरह से आप लगा सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया ये तरीका तो तब अप्लाई आप कर सकते हैं जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लगाना है तो देखो कैसे लगेगा। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो। देख,
अगर हमें मान लीजिए ये क्वेश्चन को एग्जाम में लगाना है और जल्दी लगाना है तो हम ये कह सकते हैं कुल लड़के जो हैं और लड़कियां हैं या कुल बच्चे, यानी कि बी प्लस जी, बॉय प्लस गर्ल्स बराबर 60, और कुल रुपए आपके पास कितने आए हुए हैं, 1600 आए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ऑप्शन दोनों दे दिए, लड़के और लड़कियों को। आपसे केवल किसके बारे में पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या। तो देखो, अगर हम मानेंगे तो मैंने ये माना कि लड़के बराबर x और लड़कियां बराबर y। ठीक है। तो आप बताओ, लड़के की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, तो लड़के पेड करेंगे एक्स वाई रुपए, भाई ये y के हिसाब से पेड करेंगे और लड़कियां x के हिसाब से पेड करेंगी। तो लड़कियों को जो रुपए देने होंगे वो भी देने होंगे एक्स वाई। हम ये कह सकते हैं 2 टाइम एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, 1600 के। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 800 आ गई। और x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, 60 के। बस यहीं से आप ऑप्शन से ढूंढ लेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। ऐसे दो नंबर जिनका जोड़ 60 हो और गुणा कराने पे 800 मिले, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। बचा ऑप्शन केवल 20 और 40 है। मल्टीप्लाई करवाओगे तो 800 आ जाएगा, जोड़ने पे 60 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अब आप देखो। हम्म, ये क्वेश्चन समझना, लिखा है 20 पृष्ठ की एक पुस्तक का पन्ना लुप्त हो गया है, बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्या का योगफल 195 है, लुप्त पन्ने के दोनों ओर की पृष्ठ संख्या क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर टिट वाले बच्चे इंपॉर्टेंट लगा लें इस सवाल में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। लिखा है 20 पृष्ठ मतलब पेज की एक पुस्तक है, यानी कि बुक। आप सब जानते हैं कि बुक में जितने भी पेज होंगे, भाई मान लीजिए आपका ये एक पेज है, तो अगर ये एक पेज है तो एक नंबर इस तरफ लिखा होगा पन्ने के और एक तरफ इस तरफ लिखा होगा। नहीं, एक पेज में दो साइड नंबर लिखे होते हैं, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड, है ना। तो आपको कह रहा कि कितने पेज हैं, 20 पेज की एक पुस्तक का पन्ना लुप्त हो गया। अगर 20 पेज है यानी कि पेज की काउंटिंग कुछ ऐसे होगी, एक पहला 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर ऐसे करते करते 20 नंबर तक। ठीक है। अच्छा, दोनों बातों का मतलब समझ लो कि भाई पृष्ठ का मतलब क्या हुआ और पेज पन्ना। ठीक है, समझने की कोशिश करो। जैसे अगर हम एक बुक ले लें, बुक का मतलब हो गया कि अगर हम एक ये किताब लिए हुए हैं, ये बुक है और ये एक पेज है, तो इसको हम बोलेंगे पेज। इस तरफ के साइड और इस तरफ के साइड का मतलब नहीं, ये पूरा का पूरा एक पेज कहलाएगा। एक पेज में नंबर दोनों तरफ होते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब क्या हुआ, अगर हम इसको पूरे को बोल रहे हैं तो इसको बोला जाता है पन्ना। इसको क्या बोला जाता है, पन्ना। ठीक है। और इस तरफ के हिस्से और इस तरफ के हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं, पृष्ठ। क्वेश्चन को दोबारा समझ लो। दोबारा समझने का मतलब है एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, तब आपको दोनों भाषाओं में अंतर समझ में आएगा। ठीक है। और नहीं अगर समझ में आ रहा तो भी आप अपने IQ लेवल से क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। समझने की कोशिश जरा यहां से करो। क्या लिखा है, 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का, ये देखो यहां पर आपको सब बातें समझ में आ जानी चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है पृष्ठ और यहां पे क्या लिखा है, पन्ना। अच्छा, क्या लुप्त हो गया है, पन्ना गायब हो गया है। अब पन्ने के दोनों ओर की पृष्ठ संख्या बताइए। इसका मतलब है कि आपसे ये जो पेज मान लीजिए है इस तरह का, इसको आपको बोला जा रहा है क्या, पन्ना। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, पन्ना। इसके इस तरफ और इस तरफ की बात करें तो इसको बोला जा रहा है पृष्ठ। ठीक है, कहने का मतलब है कि पृष्ठ कितने हैं, 20 है। अगर 20 पृष्ठ हैं तो बताओ पन्ने यानी कितने होंगे, तो पन्ने उसके अंदर केवल होंगे 10। पन्ने का मतलब समझ गए ना, एक पेपर सीट। तो इसका मतलब है कि 10 पन्ने होंगे जिसके अंदर पृष्ठ कितने आए हैं, 20। जैसे मान लीजिए इधर एक नंबर लिखा है, इधर 2 नंबर लिखा है, तो ये 1 नंबर ये 2 नंबर ये क्या है, पृष्ठ है। और दोनों अगर एक ही पन्ने के तो इससे एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ राइट हैंड साइड, तो इसको पन्ना बोलेंगे। ठीक है, अब आई होप बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो इसको डेमो से समझाना पड़ेगा हमें, और करना कैसे वो देख लो। आपको ये बोल रहा है कि 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना गायब है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो सवाल पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। लिखा लुप्त पन्ने के दोनों ओर की पृष्ठ संख्याएं की बताओ, यानी संख्याएं किस पर लिखी होंगी, पृष्ठ पर। और पृष्ठ किसके अंदर होंगे, पन्ने के अंदर होंगे। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक। अगर 1 से लेकर 20 तक अगर हम जोड़ें तो फार्मूला याद रखो, लगातार संख्याओं को जोड़ने का होता है, nn + 1/2। n की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 गुणे 21/2।
तो ये बन जाएगा कितना, 210 बन जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर 20 है, n बराबर 20, हमने जोड़ा कितना आ गया 210, यानी 20 तक के जो पृष्ठ हम जोड़ रहे हैं उनका टोटल कितना आ रहा है 210। अब अगर टोटल 210 आ रहा है और सवाल में आपके पास बाकी पन्नों का कितना टोटल दिया है 195, तो 195 अगर हम माइनस कर दें तो शेष टोटल क्या बचा, शेष टोटल आपके पास बचा 10 में 5 गया 5, 10 में 9 गया 1, शेष टोटल कितना बचा 15। यानी कि हमारा आंसर वही होगा जिसका टोटल 15 आना चाहिए। 10 और 9 का टोटल क्या हो जाएगा 19, 10 और 9 का टोटल 19, 11 12 का टोटल हो जाएगा 23, 6 5 का टोटल 11, 7 8 का टोटल 15, यानी यही वाला जो पन्ना था वो गायब था। उस पन्ने के इस तरफ 7 लिखा होगा, इस तरफ 8 लिखा होगा, 7 और 8 का जोड़ 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन था, यानी कि 7 और 8 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अच्छे सवाल है, दिमाग तो चलाना पड़ेगा। एक रेलगाड़ी स्टेशन से 1 मिनट 2 मिनट और 3 मिनट बाद 200 मीटर 500 मीटर और 900 मीटर की दूरी तय करती है। कितने समय बाद वो स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। प्रत्येक मिनट के अंतराल पर दूरी तय करने का क्रम वही। सबसे पहले 2 किलोमीटर जाना है, यानी 2 किलोमीटर का मतलब हो जाता है 2000 मीटर जाना है। ये बताओ पहले मिनट में कितनी दूरी गए हैं, पहले मिनट में हम लोग गए हैं 200 मीटर। ठीक है, दूसरे मिनट में कितना गए हैं, दूसरे मिनट में, अच्छा अब यहां पर देखो बच्चा क्या करता है, उसने देखा भाई पहले मिनट में 200 मीटर गए, दूसरे मिनट में 500 मीटर गए, गलत। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई दूसरे मिनट में 500 मीटर गए, गलत नहीं। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है, ऐसे समझो ये दूरी है, पहले मिनट हम कितना चल के आ गए 200 मीटर, दूसरे मिनट जब तक हम आए दूसरे मिनट तक तो हमारे पास दूरी कितनी हो गई है 500। उस 500 में 200 तो पहले चल चुके ना, तो अगली बार कितना चले होंगे 300। ठीक है, अगली बार आते हैं 3 मिनट यहां से यहां तक हो गए और 3 मिनट तक आप दूरी कितनी चल चुके हैं 900, तो 500 पहले चल चुके थे, 200 ये 300 ये, अगली बार कितना चल रहे होंगे 400, तो तीसरे मिनट में हमने कितना चला होगा 400। तो हम इसको ऐसे लिखें कि पहले मिनट में दूरी तय होती है 200, अगले मिनट में कितनी तय हो रही है 500 में से 200 तो तय हो चुकी है, तो बचेगी कितनी 300 मीटर अगले मिनट में तय हो रही है। तीसरे मिनट में जाओगे, तीसरे मिनट में बताओ, तो तीसरे मिनट तक जाने से पहले आप ये बताइए कितना तय कर चुके हैं। तीसरे मिनट में जाने से पहले आप ये बताइए कितना तय कर चुके हैं, तो भाई तीसरे मिनट से पहले 200 ये तय कर चुके, 300 ये तय कर चुके, 500 तय कर चुके, और गए कितना है 900 गए, 900 में 500 तय कर चुके, तो बचेगा कितना 400 मीटर, ऐसे ही तो बचेगा। तो इसी क्रम में हमें आगे बढ़ते जाना है। अगर इसी क्रम में आगे बढ़ते जाना है तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट हो गए, तो अगली बारी कितना आएगा 4 मिनट, 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर, तो इसी क्रम का मतलब आगे 500 मीटर होगा। 5वें मिनट में बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 700 मीटर हो जाएगा। लेकिन हमें तो केवल कितना जाना है 2000, तो हमें बस ये चेक करना है 2000 कहाँ पर आ रहा है, जोड़ना शुरू कर दो। 200 300 500, 500 और 4 900, 900 5 1400, 1400 प्लस 6 2000। तो हमारे ये कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक पर अगर हम जोड़ें कितना हो जाता है 2000 मीटर, यानी हमें 7वें मिनट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर नहीं पड़ेगी तो हमारा टोटल आंसर क्या मिनट टाइम लेगा 5 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 5 मिनट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा, सीधा सीधा यूपी टेट में कई बार सवाल आया। हाथ मिलाने के लिए फार्मूला, फार्मूला फॉर हैंड शेकिंग क्या होता है n(n-1/2)। ठीक है, n(n-1/2)। क्यों ऐसे बनता है ये बात भी समझ लो। देखो अगर 2 लोग हैं तो 2 लोग आदमी एक से ही तो हाथ मिला पाएगा, भाई ये इससे मिलाया ये इससे मिलाया, बात तो वही हुई। अब अगर 3 लोग हैं ए बी सी, 3 लोग हैं तो देखो ए बी से मिलाएगा, ए सी से मिलाएगा और बी सी से मिलाएगा, यानी कितने लोग हो गए 3 बार हाथ मिलाएंगे। अगर मान लीजिए 4 लोग हैं, कौन है 4 लोग, अगर 4 लोग हैं तो देखो कैसे मिलाएगा, ए बी से हाथ मिलाएगा, ए सी से हाथ मिलाएगा, ए डी से हाथ मिलाएगा, इसके बाद बी सी से मिलाएगा, बी डी से मिलाएगा और उसके बाद सी डी से मिलाएगा। कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे 6 बार मिलाए जाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से, यानी कि कहने का मतलब है बेटा जितने भी लोग होंगे वो अपने से एक कम लोगों से हाथ मिलाएंगे। अगर मैंने कहा 10 लोग हैं तो ये लोग हाथ मिलाएंगे 9 लोगों से, कोई अपने आप से हाथ मिला नहीं सकता। और जब 2 हाथ मिलते हैं तब एक हाथ बनते हैं, इसलिए डिवाइड बाई 2 करा जाता है। तो फार्मूला याद रखिएगा आप सीधा सीधा कि फार्मूला हाथ मिलाने के लिए या हैंड शेक करने के लिए फार्मूला है
n(n-1/2), ठीक है। अब सीधा सा आप यहाँ पर सवाल लगा सकते हैं, कितने लोग थे, 8 लोग थे, तो n की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 वैल्यू पुट कर दो, 8 में से 1 गया 7/2, तो 2 चौको 8, 7 चौको 28, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 28 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन समझो, लिखा है किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए को दोगुने रुपए दिए जाने की कुल सदस्य, सवाल थोड़ा सा करेक्शन है, लिखा है किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के दोगुने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य, यहाँ पर लिख लेना जितने की, यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे क्या करोगे, जितने की कुल सदस्य थे, और इस प्रकार कुल 3042 रुपए इकट्ठा हुए। इस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी। तो एक काम कर लेते हैं, कुल सदस्य मान लेते हैं कितने थे, तो कुल सदस्य मान लो x थे, ठीक है। प्रत्येक सदस्य ने अब रुपए कितने दिए होंगे, क्वेश्चन ने कहा प्रत्येक सदस्य उतने रुपए देता है जितने की सदस्य थे उससे दुगने, तो कुल सदस्य x थे, तो प्रत्येक सदस्य इससे दुगना देगा, मतलब यानी कितना देगा 2x, तो कुल रुपए जरा बताओ क्या हो जाएंगे। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर मान लीजिए यहाँ 4 लोग होते और यहाँ 8 रुपए के हिसाब से देते, तो 4 मेंबर 8-8 रुपए के हिसाब से देंगे तो 32 होता, आप मल्टीप्लाई ही तो करवाओगे भाई, 4 मेंबर 8-8 रुपए के हिसाब से कितना दे देंगे 32, उसी तरह x मेंबर 2x के हिसाब से कितना देंगे x इंटू 2x, यानी बन जाएगा 2x² बन गया। अब कुल रुपए 2x² किसके बराबर होंगे 3042, तो 2x² बराबर कर देंगे 3042, x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 3042 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा 1521, ठीक है। x बराबर हो गया √1521, और 1521 होता है 39 का स्क्वायर, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 39। स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये सब भी हम लोग जानेंगे टॉपिक स्क्वायर एंड क्यूब रूट में, अभी के लिए राइट आंसर आ जाएगा 39। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखा हुआ है समझ लेंगे, पढ़िए पहले सवाल को। लिखा हुआ है कि एक कक्ष में, यानी कि एक जो रूम है उस रूम में एक निश्चित संख्या में बेंच लगी हुई है, प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाए गए, सभी विद्यार्थियों को बैठने की सीट दिए जाने के लिए सीट दी जाती है तो एक और बेंच की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठने के बाद 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बची रहती, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बहुत अच्छा सवाल, समझने की कोशिश करो कैसे लगाएंगे, दोनों तरीके हैं, ऑप्शन से भी लग सकता है और एक्स मेथड से भी। पहले हम बेसिक मेथड जान लेते, माना कुल बेंच जो थी वो मान लेते हैं x थी, मान लो कुल बेंच कितनी थी x थी बेटा। अगर कुल बेंच x थी तो हम एक काम कर ले, अगर कुल बेंच x थी और हर बेंच पे क्या विद्यार्थी बैठाए गए 6 विद्यार्थी, तो अगर कुल विद्यार्थी हमें पता नहीं है और हर बेंच पे 6 विद्यार्थी बैठाए गए, तो आप एक बात बताओ कि बैठालने पर हमें आगे क्या पता चला वो भी समझ लो। 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो एक और बेंच की आवश्यकता हो जाती है, अगर हम हर बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाएंगे तो एक और बेंच लगेगी, एक और बेंच लगेगी यानी कि 6 विद्यार्थी बैठाए जाएंगे तो बेंचों की संख्या लग जाएगी x+1। सोचो सोचो, कुल बेंचें कितनी थी x, अगर हम हर बेंच पर 6 स्टूडेंट बैठाएं तो एक बेंच और लगेगी, यानी x की जगह कितनी लग जाएंगी x+1, और हर बेंच पे कितने बैठाए जा रहे हैं 6, तो कुल बच्चे कितने निकल के आएंगे, कुल स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे 6 का गुणा करवा देते हैं 6x+6। समझ में आई बात, बेंचे मैंने मान ली x, एक बेंच और लगी यानी x+1, ये कब लगी जब 6 बैठा लें, तो 6 बच्चे इतनी बेंचों पर बैठेंगे यानी कुल बच्चे कितने होंगे 6x+6। कंडीशन नंबर ये क्या थी 1, शर्त नंबर पहली। अब कंडीशन नंबर 2 पे आ जाते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठाओ, हर बेंच पर कितने बैठाओ 7, तो बैठने के बाद 5 विद्यार्थियों के लिए स्पेस बच जाता है, ठीक है। अगर हर बेंच पर 7 बैठा है, बेंचे कितनी थी जरा बताओ x थी, बेंचे x थी, अगर हम 7 बच्चे x सीटों पर बैठाएंगे, कितने बैठाएंगे 7 बच्चे x सीटों पर बैठाएंगे तो 7x होंगे, 7x बच्चे होंगे, लेकिन कितने कम पड़ जाते हैं 5, इसलिए माइनस कितना कर देंगे 5 कर, यहां से क्या आ गया ये भी आ गई कुल विद्यार्थियों की संख्या।
कि कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 7। देखो बेटा लॉजिकल सवाल होते हैं, लैंग्वेज अगर आप पकड़ लिए, सवाल चुटकियों का खेल है, नहीं भाषा पकड़ पाए तो झूलते रह जाओगे इस सवाल में। फिर से सुन लो, बेंचें मैंने कितनी मान ली, x मान ली। अगर इस लाइन को पढ़े तो एक बेंच और लगेगी, नहीं x+1 बेंचें लगेंगी, तब जब हम 6 से बैठाना है, कुल बच्चे हो जाएंगे 6x+6। अब बेंचें x ही है, 7 के हिसाब से बैठाओगे तो कुल बच्चा 7x हो जाएगा, लेकिन कितनी सीटें खाली रहेगी, 5, यानी 5 बच्चे कम रहेगा, तो माइनस का 5 कर दिया। तो ये भी कुल विद्यार्थी है, ये भी कुल विद्यार्थी, हम आपस में क्या कर दें, इक्वल कर दें। अगर हम आपस में बराबर कर देंगे तो 6x+6 बराबर 7x-5, x उधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो x बराबर देखो 11 आ जाएगा। 6x 7x में गया, x बचा, -5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 5 11, x की वैल्यू क्या आ गई 11। कुल बच्चे पूछ रहा है तो कुल बच्चे ये भी है, चाहे x की वैल्यू यहाँ रख दो और चाहे यहाँ रख दो, दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं, इस वाले में हम रख देते हैं। तो x की वैल्यू 11, तो 6 × 11 66 + 6, 66 + 6 72। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 72, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं आप बेसिक से। अब इस सवाल को अगर हम ऑप्शन से करना चाहें तो बेटा आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, देखो कैसे। ऑप्शन से हम लोग करके देखते हैं। पहले ऑप्शन पे आ जाओ। देखो ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया हुआ है 30, तो हटा देते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपको कितना दिया है 30। सबसे पहले ये देखा जाता है कि पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कुल विद्यार्थी, यानी ये जो ऑप्शन दे रहा है ये किसके दे रहा है, कुल स्टूडेंट्स के। तो अगर हम पहले ऑप्शन को जज करें, यानी 30 वाले को जज करें, आप ये बताओ कितने विद्यार्थी बैठाए गए, 6 विद्यार्थी बैठाए गए। अब आप सोचिए कि 30 बच्चे हैं, 6 के हिसाब से बैठाएंगे तो 5 बेंच लगेंगी कि नहीं लगेंगी, कितनी बेंच लगेंगी 5। लेकिन जब हम 6 बैठालते हैं तो एक बेंच और लग जाती है, कितने बेंच की आवश्यकता होती है, एक। तो यानी 6 बैठालने पर 5 बेंच लगी। इसका मतलब रियल में जो बेंच होंगी, वास्तव में जो बेंच की संख्या होगी वो 4 ही तो होगी भाई। 6 बैठालना है तो 5 बेंच लग रही है और एक ज्यादा लग रही, इसका मतलब वास्तव में 4 बेंचें होंगी। ठीक है, रियल बेंच कितनी होंगी 4। अब आगे बढ़ते हैं, यदि हर बेंच पर 7-7 बैठाओ तो रियल में बेंच कितनी थी 4। अब 7-7 के हिसाब से 4 बेंचों में बैठाओगे तो कितने बच्चे होंगे 28, और यहाँ ऑप्शन में कितने 30। हमारे पास कमी कितने की हो रही है 2 की, सवाल में कितने की कमी बताई गई है 5 की, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कुल स्टूडेंट 30 थे, 6 से बैठाते हैं तो कै बेंच लगती है 5, एक बेंच ज्यादा लगी, यानी रियल में बेंचें कितनी हुई होंगी 4। जब हम 4 बेंचों पे 7-7 के हिसाब से बैठा लेंगे तो बच्चे कितने बन रहे हैं 28 थे, 30 बच रहे 28, यानी कमी कितने की हो रही है 2 की, होनी चाहिए थी 5 की। इसका मतलब है हम ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। इसी तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। देखो हमने बोला बेटा, आपको कल के सेशन में भी मैंने ये बार बार बात बताई कि अगर आपका आईक्यू लेवल बढ़िया है, अगर आप सवाल समझ पा रहे हैं, कोई भी सवाल ऐसा नहीं जो आप ऑप्शन से ना लगा पाओ नंबर सिस्टम में। तो लिखा है 42, अगर 42 है, अगर हम 6 से काउंटिंग करेंगे तो कितनी बेंच लगेंगी 7। तो रियल में अगर बेंच की बात करें तो कितनी होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर 6। अगर 6 होंगी, 7-7 के हिसाब से 6 बेंचों में कितने बच्चे बैठेंगे 42, और हैं कितने 42, गैपिंग कितने की आ रही 0 की, हमें चाहिए 5 की, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन 72, इसको चेक कर लेते हैं। 72 को चेक करो, 6 से के हिसाब से कितनी सीटें लगी 12, तो रियल में बेंच कितनी हो जाएंगी 11, एक कम कर दो। 7-7 के हिसाब से 11 बैठाओ तो कितने बच्चे हो गए 77, हो गए कितने बच्चे हो गए 77। अब बताओ थे कितने 72, हो रहे हैं कितने 77, गैपिंग कितने की आ रही 5 की, वही तो लिखा है 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बच जाएगी। तो इसका मतलब है राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 35। ये क्वेश्चन समझिए, लेकिन पानी से भरे पूरे बर्तन का वजन 28 किलो है। अच्छा, बर्तन का मतलब यहाँ बाल्टी बोल देंगे, पानी किस में भरा हुआ है बाल्टी में। तो पानी से पूरी बाल्टी भरी हुई है तो उसका वजन कितना है 28, यानी उसमें पानी का भी वेट होगा और बाल्टी का भी वेट होगा। आप खाली बाल्टी तोलो और पानी भर के बाल्टी तोलो, दोनों का वजन अलग होगा। यानी जब बाल्टी में पानी पूरा भरा है तो उसके अंदर 2 वेट होंगे, किसका किसका, पानी का भी और बाल्टी का भी, दोनों का टोटल वेट 28 किलो। अब कह रहा है जब बर्तन का 1/4 भाग पानी से भरा हो, यानी अब जो पानी है वो केवल कितना हिस्सा है 1/4 भाग है। भाई बाल्टी तो अपना वजन पूरा लेके आएगी ना,
पानी का वजन कम हो रहा है, पानी पहले कितना था नहीं पता, लेकिन अब कितना है 1/4 भाग, तो उसका वजन कितना हो जाता है 19 किलो। ठीक है, अब कह रहा है यदि पानी 2/3 भर दे, पानी कितना भर दे 2/3, तो बाल्टी तो वही पूरी रहेगी। अब हमसे कह रहा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो, ये सवाल देखो कैसे करोगे, समझने की कोशिश करना। ये बताओ बेटा 1/4, अगर हम इसको परसेंट से करना चाहें तो भी हो जाएगा, भिन्न से करना चाहें तो भी हो जाएगा। कैसे? हमने आपको ये भी बात बताई, कोई भी चीज अपने आप में पूरी कब होती है, जब वो एक होती है। अगर यहाँ पर पूरी है इसका मतलब ये अपने आप में कितना हिस्सा है, एक है? अगर ये 1 से 1/4 हो रहा है, मतलब ऊपर 1 था अब कितना हो रहा है 1/4, तो हम ये कह सकते हैं कमी कितने की होगी 3/4 की। भाई एक में से अगर आपके पास 1/4 बचा तो कमी कितने की हो गई, कमी हो गई 1/4, एक में घटा दो कितने की बनेगी 3/4 की। यानी हम ये कह सकते हैं ऊपर से नीचे आने में, यानी ऊपर पानी पूरा था नीचे 1/4 है, तो कमी कितने की हो गई 3/4 की। तो हम ये कह सकते हैं पानी का 3/4 हिस्सा कम हो गया। बाल्टी अपनी जगह यहाँ पर भी है, बाल्टी अपनी जगह यहाँ पर भी है, बाल्टी में कोई बदलाव नहीं, बदलाव पानी में है। पानी ऊपर पूरा था यानी 1 था, नीचे 1/4 है, तो पानी में कमी कितने की हुई 3/4 की। इतने पानी की कमी की वजह से वजन 28 से 19 हो गया, यानी कि वजन कितना कम हो गया 9 कम हो गया। भाई ऊपर 28 था नीचे 19, यानी कितना कम हो गया 9 किलो कम हो गया। अगर हम 3 से 9 को काट दें, 3 4 ऊपर आ जाएगा, यानी पानी का पूरा वजन हो जाएगा 4 तिया 12 किलो। ठीक है, यानी पानी जब पूरा भरा होता है तो वो कितने किलो होता है 12 किलो। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पानी कितने किलो का हो गया 12 किलो। टोटल वजन कितना है 28 है, 28 में ये कितना है 12 है, तो इसका मतलब पक्का बाल्टी का वजन 16 किलो होगा। भाई 28 में 12 घटा दो, बाल्टी का वजन कितना हो गया 16 किलो, तो बाल्टी का वजन यहाँ पर भी कितना होगा 16 किलो होगा। पूरा पानी कितने किलो का है 12 किलो का, लेकिन हमें पानी भरना कितना है 2/3, तो 12 का 2/3 ले लो, यानी कितने किलो आ जाएगा बेटा 8 किलो आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर पानी हो जाएगा 8 किलो। फिर से समझ लीजिए, पानी का वजन आपने निकाल लिया 12 किलो, उस 12 किलो पानी में हमें केवल कितना लेना है 2/3, तो 12 का मैंने 2/3 निकाला, कितना हो गया 8 किलो। 8 किलो ये बाल्टी 16 की, 16 + 8 कितना हो जाता है 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24 kg, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी बच्चे आप सब वीडियो देख रहे हैं। सवाल नंबर 36 सभी लोग अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। लिखा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, मतलब सही उत्तर पे उसको 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पे 2 अंक काट लिए जाते हैं, यानी कि माइनस का 2 कर देते हैं। एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए, 75 क्वेश्चन के आंसर दिए और उसको 150 नंबर मिले, 150 अंक उसको मिल गए। ठीक है, 75 क्वेश्चन पर 150 नंबर मिल गए। बताओ उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, ये पूछ रहा है। अगर हम बेसिक की बात करें, एज अ टीचर आपको कैसे पढ़ाना होगा, तो मान लो सही क्वेश्चन x करे, गलत क्वेश्चन कितने करेगी बताओ 75 - x। भाई पूरे क्वेश्चन 75 है, सही करें x है तो गलत कितने होंगे 75 - x हो जाएगा। अब बताओ एक सही क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलते हैं, तो x क्वेश्चन पे नंबर हो जाएंगे 4x। ठीक है, गलत क्वेश्चन इतने थे, -2 से गुणा करा दो, -2 का गुणा 75 में कराओगे माइनस का 150 आ जाएगा, -2 का गुणा -x में कराओगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x बन जाएगा। इन दोनों का जो सम होगा वो कितने नंबर के बराबर होगा 150 नंबर के बराबर होगा। सॉल्व करेंगे तो 4x - 150 प्लस का 2x बराबर में 150, 4x और 2x जुड़ गया 6x, 150 में 150 जुड़ गया 300 हो गया। x की वैल्यू आ गई तुरंत कितनी 50। बेसिक तरीका तो ये है कि आपका आंसर आ जाएगा 50, लेकिन और तरीके भी जान लेते हैं। और तरीके क्या क्या यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं वो समझ लो। हम एक काम ये कर सकते हैं बेटा, हम सारे के सारे क्वेश्चन मान लेते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मान लेते हैं कि सही थे। अगर हम सारे क्वेश्चन सही मान लेते हैं तो आप बताओ 75 क्वेश्चन सही करते तो कुल अंक कितने मिल जाते। अगर हम 75 के 75 क्वेश्चन सही करते तो कुल नंबर मिलते 300, कुल अंक मिलते कितने 300, प्लस के मिलते कितने 300, लेकिन मिले कितने हैं, मिले हैं 150। भाई अगर हम 75 क्वेश्चन सही कर देते तो 300 अंक मिलते,
लेकिन मिले कितने 150, तो कमी कितने की रहेगी, कमी हो गई 150 अंक होगी। अब आप सोचिए कि ये कमी क्यों रहेगी, क्यों रह गई कमी 150 की, इसलिए क्योंकि मैंने -2 वाले नंबर भी +4 बना दिए, -2 वाले नंबर भी क्या बना दिए +4। अगर मैंने -2 वाले नंबर भी +4 बना दिए, यानी कि हमें यहां से यहां पर गैपिंग कितने की कर दी 6। कुछ बच्चों को 2 लग रहा होगा, 2 नहीं बेटा, आप बताओ, हमने -2 वालों की काउंटिंग भी कितने में कर दी 4 वालों में। तो आप इसका मतलब पहले तो 2 की कमी थी, पहले उस 2 की कमी को पूरा करा, फिर 4 और बढ़ा दिए, तो कमी कितने की हो गई 6 की। अब ऐसे समझो, इस तरफ गलत है, इस तरफ सही है, तो गलत वाले 2 कम, तो पहले ये 2 भरेगा, फिर 4 और बढ़ेगा, मतलब टोटल गैपिंग कितने की 6 की। यानी यहां से यहां तक की कमी हमारे लिए कितने की है 6 की, और सवाल में कितने की 150 की। तो 6 बराबर 150 होगा, 1 बराबर 25 होगा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 25। और ये कमी कहां से निकली है गलत से, तो गलत वाले क्वेश्चन हो जाएंगे 25, 75 में 25 गलत हैं, तो सही वाले कितने बचेंगे 50। इस तरह भी करा जा सकता है। और समझ लीजिए तरीका, हम क्या करें, हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपको जब भी कोई एक चीज 2 हिस्सों में बांटी जा रही है, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है हमेशा उसके विपरीत पर मान लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को और कैसे लगाया जा सकता है वो समझ लो। हमसे देखो किसके बारे में पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सही के बारे में, तो मैंने कहा जिसके बारे में पूछा जाए हमेशा उसके विपरीत पर मान लो। तो हम सारे के सारे क्वेश्चन गलत पे मान लेते हैं, ये +4 था, ये -2 था। अगर हम सारे क्वेश्चन गलत कर देते तो मेरे कुल अंक क्या बनते, मेरे कुल अंक बनते 75 दूनी 150, लेकिन किसका माइनस का। और हमारे जो मिले अंक हैं प्रश्न में वो कितने मिले हैं, हमें जो मिले हैं वो मिले हैं प्लस का 150। हमने अगर सारे क्वेश्चन गलत कर दिए होते तो -150 मिलने चाहिए थे, मिले कितने प्लस का 150। तो आप यहां से यहां के बीच में डिफरेंस देख लो। अब डिफरेंस 0 का मत बोल देना, क्योंकि एक 150 पीछे, एक 150 आगे। हम ये कह सकते हैं हमारे में यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 300 होगा, वही पहले 150 पीछे था वो पूरा लेके आएगा, फिर 150 आगे बढ़ेगा, तो गैपिंग कितने की आ गई 300 की। अब यहाँ की जो गैपिंग है वो इनके नंबर की गैपिंग से मिला, यहाँ से यहाँ की गैपिंग कितने की है 6 की, अभी डिस्कस हुआ। तो बस क्या कर देंगे 6 बराबर गैपिंग किसके 300 के बराबर, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। सीधा सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 50। मैंने क्या बताया, नोट बना के पॉइंट लिख लीजिए, ये ट्रिक बहुत काम की, हम एग्जाम में होते हैं तो हम यही तरीका लगाते हैं। क्या, जब भी कोई एक चीज 2 हिस्सों में बटी हो तो सदैव जो पूछा जाए उसके विपरीत पर पूरी वैल्यू मानेंगे, ठीक है। ये और भी कई तरीके हैं क्वेश्चन को लगाने के, और समझ लो। जो बच्चे एलिगेशन जानते हैं, एलिगेशन तो यहाँ सबसे अच्छा हो जाता, ठीक है। एलिगेशन पे हम जोर इसलिए नहीं दे रहे अभी क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं, एकदम हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए बेसिक जानना पड़ा जरूर। तो जिन बच्चों को एलिगेशन आता है बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे कर सकते हैं, सही वाले पे 4 मिल रहा है प्लस का, गलत वाले पे 2 मिल रहा है, पूरे 75 क्वेश्चन पे 150 अंक मिल रहा है, नहीं एक क्वेश्चन 2 अंक होगा भाई, 75 क्वेश्चन 150 के, तो एक क्वेश्चन कितने का 2 का, वो किसका होगा प्लस का, एलिगेशन लगा देता है। 4 और 2 की गैपिंग 2 हो जाएगी, -2 और 2 की गैपिंग कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है भाई। अगर आप अंतर निकालोगे तो अंतर इनके बीच में कितने का हो जाएगा 4 का हो जाएगा। तो इनका रेशियो निकाल लो, रेशियो कितने का आ गया 2:1 का। टोटल वैल्यू कितनी हो गई 2 और 1 3, तो 3 यूनिट बराबर कितने क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा भाई 25 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 25 हो गई तो आप बताओ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, और यही हमसे पूछ रहा, ऐसे लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखा प्रत्येक सप्ताह में 5 कार्य दिवस है, यानी एक वीक में 5 दिन काम करना है, ठीक है। प्रत्येक कार्य दिवस में 8 घंटे काम करना है। एक मजदूर को 2 रुपये 40 पैसे पर घंटे काम का मिलता है। अतिरिक्त घंटे काम करने पर 3 रुपया 20 पैसा प्रति घंटा मिलता है। 4 सप्ताह में कुल 432 रुपए कमाए तो उसने कुल कितने घंटे काम किया। देख सबसे पहले ये जान लो, एक वीक में कै दिन काम करना है 5 दिन, 5 दिन में 8 घंटे काम करना है, यानी 8 घंटे के हिसाब से अगर हम काम कर रहे हैं तो 1 घंटे का पैसा 2 रुपये 40 पैसे, तो इतने घंटे का पैसा कुछ ही बन जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, दोबारा समझ लो। ये बताओ एक वीक में कितने दिन है 5 दिन है, हर दिन के 8 घंटे यानी 5 दिन के 8 घंटे यानी कितने घंटे हो गए, टोटल 40 घंटे काम कर रहा होगा। पर घंटे का रुपया उसका 2 रुपया 40 पैसे,
तो 40 घंटे का रुपया हो गया 2 रुपए 40 पैसे गुणे 40, तो यहाँ से कुल रुपए उसके निकल के आ गए। कुल रुपए कब तक के, एक वीक के, अभी हम लोग एक हफ्ते की बात, कुल रुपए एक वीक के, ठीक है। कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो कट गया, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी एक हफ्ते में वो कमा लेता है 96 रुपये कमा लेता है। अगर एक हफ्ते में 96 रुपये कमा लेता है तो सवाल ने उसको 4 हफ्ते काम करने को बोला, तो आप बताओ 4 वीक में वो कितना कमा लेगा। ये हो जाएगा 96 इंटू 4, तो 4 छंग 24, 36 और 2 38, यानी कितने रुपए कमा लिए, 384 रुपए उसने 4 हफ्तों में कमा लिए। लेकिन सवाल ने आपको दिए हैं 432 रुपए, तो इसका मतलब उसने कुछ एक्स्ट्रा काम भी करा। तो 432 रुपए में से 384 रुपए अगर हम हटा दें तो एक्स्ट्रा उसको धन जो मिला है वो कितना मिला है, 12 में 4 गया 8, 12 में 8 गया बेटा 4, यानी एक्स्ट्रा धन कितने रुपए मिला है, 48 रुपीज मिला, ठीक है। और एक्स्ट्रा धन कैसे मिलेगा, एक्स्ट्रा वर्क करके मिलेगा, और एक्स्ट्रा वर्क के लिए आपको ये पॉइंट लिखा हुआ है देखो कि 3 रुपए 20 पैसे 1 घंटा काम करने पर मिलता है, 48 रुपए मिला है, इसका मतलब ये हुआ 3 रुपए 20 पैसे मिलता है 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करने पर। तो 48 रुपए में कितने घंटे काम करा होगा निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 1 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 3.20, पॉइंट हटाइए 2 जीरो लगाइए, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 20 से काटो 15, यानी उसने कितने घंटे काम करा, 15 घंटे। कैसे काम करा, एक्स्ट्रा काम करा, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसने कुल कितने घंटे काम करा, जरा जोड़ लीजिए भाई, एक वीक में कितने घंटे थे, 40 घंटे, 4 वीक में कितने घंटे हो जाएंगे, 40 गुणे 4, यानी कि हो जाएगा 4 चौको 16, 160 घंटे, और प्लस यहाँ कितने घंटे काम करा है, 15 घंटे, 160 घंटे वो 15 घंटे वो, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 175 घंटे। बात समझ में आ गई भाई, एक वीक में 40 घंटे करता है, 4 वीक में कर देगा कितना, 160 घंटे, और 15 घंटे इधर के, तो आंसर होगा 175, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल देखो, एक कार्यालय में 1/3 1/3 महिला कर्मचारी, यानी जो वुमेन है वो कितनी है, 1/3, जिनमें से 1/3 में से 1/2 कैसी है, मैरिड है, मैरिड है 1/2, ठीक है। तो था 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। अब मैरिड जितनी है उनमें से चाइल्ड कितने बच्चों के, कितनी महिलाओं के, 1/3 महिलाओं के। आगे कह रहा है यदि 3/4 पुरुष विवाहित हों तथा 2/3 विवाहित पुरुषों के बच्चे हों तो कुल कर्मचारियों के कितने भाग के बच्चे नहीं है। देखो बड़ा कंफ्यूजन कर दिया उसने सवाल ने। हम जैसे ही ऐसे सवाल देखेंगे तो हम सबसे पहले ये नोटिस करेंगे कि हमें डिनोमिनेटर में क्या क्या वैल्यू मिल रही। तो भाई डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो भाई बटे में 3 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4। तो मैं काम कर लेते हैं, कुल संख्या कुछ ऐसी मान लें जो 3 से भी कटे, 2 से भी कटे, 4 से भी कटे, ऐसा। हमने मान लिया कुल संख्या 12। देखो 12 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। जरूरत पड़ेगी तो इसको और आगे बढ़ा लेंगे, 24 कर लेंगे, नहीं मन हुआ 120 कर लेंगे, वो हमारे ऊपर, जैसे हम सवाल में फंसेंगे वैसे सवाल को और बदल लेंगे। अब बदल, कुल संख्या मैंने क्या मान लिया, 12। इस 12 में 1/3 महिला कर्मचारी है। 12 का जरा 1/3 निकाल लो। 12 का अगर हम 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो आप बताओ पुरुष कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। भाई 12 का 1/3 कर दो, 4 हो जाता है, तो पुरुष कितने बचे, 8। ठीक है, यहां तक सही है। आगे पढ़ते हैं। अब महिलाएं जो है उनका 1/2 विवाहित है। तो जो विवाहित है महिलाएं यानी कि जो मैरिड है, तो 4 का कितना, 1/2, 1/2, 4 का 1/2 कर दो, यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 महिलाएं कैसी हैं, विवाहित है। तो अनमैरिड कैसी होंगी, अनमैरिड, अविवाहित। तो 4 में 2 मैरिड है, तो बची कितनी, 2 अनमैरिड बची। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर कह रहा है 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। विवाहित महिलाएं ये थी, इनमें से विवाहित महिलाओं के जो बच्चों की संख्या दी है वो केवल कितनी महिलाओं की, 1/3 हिस्से की। तो यहाँ पे कितना है, 2 है। तो 2 का जरा हम 1/3 निकालेंगे तो कितनी महिलाओं के बच्चे हैं, 2/3 महिलाओं के बच्चे हैं। ठीक है, इतनी बात यहां से समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। यदि 3/4 पुरुष, 3/4 पुरुष विवाहित।
अच्छा, पुरुषों की संख्या कितनी थी? 8। तो इसके अंदर भी दो कैटेगरी, एक मैरिड और एक अनमैरिड। अब कह रहा 3/4 पुरुष विवाहित हो, तो 8 का अगर हम 3/4 निकालेंगे, भाई पुरुष तो 8 है ना, 8 का 3/4 निकालो यानी कितना हो गया? 6। तो कहा जा रहा है 6 पुरुष क्या है? विवाहित है। ठीक है। अब कह रहा 2/3 विवाहित पुरुषों के बच्चे हैं, इनके 2/3, तो 6 का 2/3 कर दो, यानी कितना हो जाएगा? 4। तो 4 पुरुष ऐसे हैं जिनके क्या है? बच्चे हैं, 4 पुरुषों के बच्चे हैं। तो कुल कर्मचारियों के कितने भाग के बच्चे नहीं है? देखो सवाल कितना घुमा दिया यार, बताइए कितने भाग के बच्चे नहीं है? ऐसे लोग बताने हैं जिनके बच्चे नहीं है। अच्छा, आप एक काम करो, हम एक ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पर बच्चों की संख्या कितने लोगों की है? 2/3। यहाँ पर कितने लोगों की है? 4। हम ये कह लें कि टोटल इतने ही तो लोगों के तो बच्चे हैं, जोड़ लिए, 3 चौको 12, 12 और 2 14, 14/3 लोगों के क्या है? बच्चे हैं। अगर हम शेष कर्मचारियों की संख्या निकालें, शेष, तो आप बताओ पूरे कितने थे बेटा? 12। 12 में से बच्चे कितने लोगों के पास है? 14/3। तो 12 तिया 36 हो जाएगा, 36 में 14 घटाओ तो 22 हो जाएगा, यानी कितना आ गया? 22/3। कितना आ गया? 22/3। 36 में 14 घटा दीजिए, 22 आता है, यानी कि शेष 22/3 लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं है। तो उनसे कह रहा कुल के कितने बच्चे नहीं है, यानी ये जो 22/3 है वो हमें कहाँ से निकालना है? कुल से। तो भाई 22/3, 22/3 कहाँ से निकाल के दिखाना है हमें? 22/3 संख्या निकालनी है हमें 12 से, 12 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे तो ये भिन्न ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगी, यानी बन जाएगा 22/3 गुणे 1/12। सॉल्व कर लो, 2 से गया 11, 2 से गया 6, ये हो जाएगा 11/18। क्वेश्चन में अपने आप को हटा देना ताकि दिखे आपको प्रॉपर। तो ये बन जाएगा भाई 11/18। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11/18। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत लॉजिकल था, सवाल बहुत डिफिकल्ट कर दिया गया आपके लिए, आंसर आएगा 11/18। अब देखो एग्जाम में हम होंगे अगर तो कैसे करेंगे। एग्जाम में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, एग्जाम में हमेशा जब भी आप ऐसी क्वेश्चन में फंसिए तो वैल्यू को आप बड़ी मानिए। ठीक है, वैल्यू बड़ी मानेंगे तो क्वेश्चन आप जल्दी लगा पाएंगे और इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। कैसे? सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यू आ क्या क्या रही है। तो हम अपने भिन्न में देख रहे हैं, तो हमें भिन्न में बटे में यानी नीचे के पोर्शन में यानी डिनोमिनेटर में हमें क्या क्या मिल रहा है वो देख लो। देखो बेटा, डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है 2, हमें मिल रहा है, ये देखो 3 मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है, हमें 4 मिल रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2, 3, 4 से डिविजिबल हो। तो 2, 3, 4 से डिविजिबल होने वाला नंबर हमारे लिए 12 था। तो हम 12, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रैक्शन है इसलिए हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो 12 के मल्टीपल में देखो 18 भी है, 9 भी है, 18 भी है, 36 भी है। तो हम 12 के मल्टीपल में यहाँ 36 ले ले रहे हैं। क्यों? ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन डिनोमिनेटर में क्या है? 36, यानी 36 हम सबसे हाईएस्ट नंबर लेके करते हैं। अब जैसे ही मैंने 36 कर दिया तो इसको मैन वुमेन में बांट लेना है। कह रहा था 1/3 महिला कर्मचारी है, अगर 1/3 वुमेन है तो 36 का 1/3 निकालो जल्दी से। 36 का 1/3 कितना हो जाएगा? 12। 12 क्या हो गई? महिलाएं। 36 में 12 गया तो कितना बचा? 24। 24 क्या हो गया? पुरुष। अब इसके अंतर्गत आएगा मैरिड और अनमैरिड। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा मैरिड और अनमैरिड। अब हम जाते हैं तो 12 का 1/2 महिलाएं विवाहित है। 12 का 1/2 कितना होता है? 6। 6 महिलाएं विवाहित हैं तो 6 अविवाहित भी होंगी। आगे बढ़ जाते हैं तो लिखा है 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं, यानी जो विवाहित हैं उनमें से बच्चे कितने लोगों के? उनमें से बच्चे हैं 1/3, तो 6 का 1/3 कितना होता है? 2। 2 महिलाओं के बच्चे। आगे बढ़ जाते हैं 3/4 पुरुष विवाहित है, तो 24 का 3/4 निकालो। 24 का अगर हम लोग 3/4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो यहाँ पर मैरिड हो गया 18, तो अनमैरिड की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब जो विवाहित हैं बच्चे उन्हीं के होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2/3 विवाहित पुरुषों के बच्चे, तो 18 का 2/3 निकाल लेते हैं। जैसे ही हम 18 का 2/3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 12 हो जाएगा। तो अब अगर आपने यहाँ तक चीजें समझ ली तो अब आप ये बताओ कुल कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बच्चे हैं? कुल बच्चे कितने लोगों के पास है? 2 और 12, कुल बच्चे 14 व्यक्तियों के पास। 2 इधर 12 इधर, यानी कुल बच्चे कितने लोगों के पास है? 14 लोगों के पास। कितने में से? 36 में से। तो शेष की संख्या क्या बची? शेष की संख्या बची 36 - 14।
घटा लो, 6 में 4 गया 2, 3 में गया 2, यानी कुल कितने बचे? 22 लोग ऐसे हैं जिनके पास बच्चे नहीं है। अब हमसे पूछना क्या चाह रहा है? हमसे कह रहा है कि बताओ कुल कर्मचारियों के कितने भाग के पास बच्चे नहीं है। तो ये 22 की संख्या जो हमें बनानी है वो टोटल से, टोटल कितने? 36। सॉल्व कर लो भाई, 2 से काट लो, 2 से गया 11 बार, 2 से गया 18 बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 11/18। समझ रहे हैं? तो जितना आप डिजिट बड़ी कर लेंगे उतना आप जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। मैंने यहाँ पर किससे हेल्प ली? ऑप्शन से। हमने देखा 18, 18, 9, 36 था। 12 का सबसे बड़ा मल्टीपल 36 दिख रहा है, इसलिए मैंने 36 से करा। आंसर आपका जल्दी आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले अपने आप को शो कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन को समझो। लिखा एक व्यक्ति ने स्थान ए से बी तक 3.5 किलोमीटर की यात्रा करी। इसमें उसने 1/2 किलोमीटर दूरी साइकिल से, इतने किलोमीटर दूरी स्कूटर से और शेष भाग पैदल यात्रा से। कुल दूरी का कितना भाग उसने पैदल तय करा? सबसे पहले टोटल दूरी कितनी है? 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर को हम 3500 मीटर भी बोल सकते हैं। तुम्हें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 3.5 किलोमीटर में 1000 का गुणा कराओगे तो 3500 मीटर। इस 3500 मीटर को उसने 3 तरह से कवर करा। पहला, उसने साइकिल से कवर करा है। दूसरा, उसने स्कूटर के थ्रू कवर करा है। और फिर उसने पैदल कवर किया। ये 3 हिस्से हैं। अब कह रहा है उसने साइकिल के द्वारा 1/2/3। 1/2/3 का मतलब हो गया उसने 5/3 भाग। आगे 1/1/6 का मतलब हो गया 7/6 भाग। ठीक है? और यहां पर क्या है? शेष भाग, कुछ ऐसा। अब देखो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहले ये देख लें, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 3, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 6। 3 और 6 से कटने वाला नंबर क्या मान लिया? 6 मान लिया। तो हमने यहां पर मान लिया, माना, हालांकि कुल दूरी दी है आपको 3500, लेकिन हम आसान तरीका माना कुल दूरी कितनी? 3 और 6 की वैल्यू 6। अब जैसे ही आप 6 मान लोगे तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। 3 से 6 गए 2, 2 पंचे 10। देखो सब सही है। 3 एकम 3, 3 2 5/3 किलोमीटर। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने। उसने भाग बेटा नहीं बोला है, देखो हमारी गलती थी यहाँ पर। उसने देखो ये क्या लिखा है, ये देखो उसने इतने किलोमीटर की दूरी साइकिल से, इतने किलोमीटर की दूरी स्कूटर से, यानी उसने दूरी निश्चित करके दी है। अब देखो 1/2/3 का मतलब हो गया 5/3 किलोमीटर। हम सबको मीटर में ला रहे हैं इसलिए इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है? अच्छा, या 1000 ना भी करो तो भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं, आप इनको किलोमीटर में ही रख लो। और ये वाला कितना था स्कूटर? 7/6 किलोमीटर। और पैदल का हमें निकालना, और कुल दूरी यहाँ पर कितनी दी थी? 3500 मीटर है, इसको भी हम लोग किलोमीटर ही लिख लेते हैं। 3500 किलोमीटर का मतलब हो गया ये आपका 3.5 किलोमीटर। तो ये तो डायरेक्ट सवाल हो सकता है, कुछ करना ही नहीं, इन दोनों का जोड़ इसमें से घटा देना है। 3.5 का मतलब हो गया 7/2। 3.5 का मतलब क्या हो गया? 7/2 की कुल दूरी है। इसमें से क्या घटा देना है? 5/3 और प्लस 7/6। ये तो सीधा सा भिन्न का सवाल हो गया। सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 7। ये है 7/2। 7/2 माइनस 17/6, तो ये बन जाएगा आपका 7/2 माइनस का 17/6। एलसीएम यहाँ पर ले लीजिए 6, 21 माइनस 17, 21 में 17 गया बेटा 4 बचा, और 4/6। ठीक है? यानी शेष भाग उसने कितना तय करा? पैदल। पैदल वाली यात्रा आ गई 4/6। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं है, जल्दबाजी में 4/6 देख के आप आंसर मत लगा देना। आपको देख रहा है कुल दूरी का कितना भाग, कुल दूरी का, यानी ये जो 4/6 निकालना है वो हमें कुल दूरी कितनी है? 3.5 से निकालना। तो अगर हम कुल दूरी का भाग निकालें तो देखो कैसे बन जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा, रेड पेन से कर देना, 4/6 बाई, कहाँ से? 3.5 से। 3.5 को हम जानते हैं 7/2 लिख सकते हैं। जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ये बदल जाएगा, यानी 4/6 गुणे 2/7 हो जाएगा। बस आपको ये सॉल्व कर लेना और आपका आंसर बन जाएगा। सॉल्व कर लेते, 2 से 6 जा रहा है कितनी बार? 3 बार, तो ये बन जाएगा 4/21। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4/21, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है? वो कुछ हम और सोच रहे थे सवाल में, लेकिन सवाल सीधा सीधा आपसे बोला था, राइट आंसर होगा 4/21। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 45। लिखा है 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग बताइए। तो ये तो गुणज का मतलब होता है बेटा मल्टीपल। गुणज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल।
ठीक है, 50 से कम होने चाहिए और 3 के सभी मल्टीपल। तो आपको पता है पहला मल्टीपल 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, ऐसे चलते चलते। अब सोचो 50 से कम जो है वो 3 से कटने वाला नंबर क्या है भाई, 3 से हमने 50 में भाग करा, देखा कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, नहीं 2 घटा दिया, यानी कि नंबर आ जाएगा 48। आप देखो कैसे करोगे, ये तो छोटा सा नंबर है, मन में कर सकते हो, लेकिन तरीका जान लो। 50 से कम पे जाना तो भाग कराओ जरा, 3 1 जा 3 और 2 बचा 20, यानी 16 बार जाएगा, तो बचा कितना, 2 बचा है ना। बस 2 इस नंबर से घटा दो, 50 में 2 घटाए, नहीं 48 ऐसा नंबर होगा जो 50 से कम होगा और 3 से घटेगा। यहाँ तक समझ गए। अब हमें इन सभी को जोड़ना है। अगर इन सभी को जोड़ना है तो आप यहाँ पर एपी का फार्मूला भी लगा सकते हैं, एपी जीपी हम लोग पढ़ के आए, ठीक है। एपी के फार्मूले से आप कर सकते हैं कि भाई ए बराबर कितना है, 3 है। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो डी बराबर कितना है, इसमें से ये घट जाएगा, 6 में 3 गया 3 आ गया। अब हम क्या कर लें, फार्मूला डायरेक्ट लगा दें, सम ऑफ इतना, या फिर आपको लास्ट टर्म पता ही है, तो आपको जब जोड़ना ही है तो आप क्या करोगे, n/2 a + l, ये सीधा सा फार्मूला है। हम कैसे निकलेगा, n/2 a + l, यानी इसके अंदर कितने पद हैं ये जरा देख लो। तो 3 से अगर हम भाग करें तो 16 ही बार तो जा रहा है, तो 16 पद है, 16/2। a की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है 48, 2 से 16 गया 8 बार, 8 गुणे 48 और 3 51, 8 1 कम 8, 8 5 40, तो राइट आंसर होगा 408। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका अगर आप लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, कैसे कि भाई इस 3 6 9 12 और 48 से हम क्या कर लें, 3 कॉमन ले लें। अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 2 3 4 और फिर क्या बचेगा 16। आप ये बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि लगातार नंबर को जोड़ने का तरीका होता है n+1/2। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 16 है, तो ये लग सकता है, 3 अपनी जगह ही आ जाएगा, n की जगह 16, n+1 17 और बट्टे में कितना 2 से गया 8, 8 तिया 51, 8 तिया 24, मल्टीप्लाई करा लो, 17 तिया 51 गुणे 8, आंसर फिर से कितना 408। दोनों तरीके जैसे आप चाहें वैसे लगा सकते थे, राइट आंसर 408 हो जाता। ये क्वेश्चन समझिए। देखा, निम्नलिखित कथनों में से या स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अच्छा, जो बच्चे नंबर सिस्टम पूरा पढ़ के आए हैं वो सब बच्चे जानते हैं इनमें कौन सा आंसर सही है। हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मैंने आपको याद करूँ, पहली क्लास में बताया था कि संख्या 2 प्रकार की होती हैं, एक कैसी, वास्तविक, और एक कैसी, काल्पनिक, ठीक है। फिर मैंने बताया था वास्तविक संख्याओं के अंदर भी पार्ट होते हैं, एक रेशनल, इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। इसको रेशनल और इरेशनल बोलते हैं, ये रियल, ये इमेजनरी, ये रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर रेशनल इरेशनल नंबर के अंदर ही जो पार्ट आते हैं वो होते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, इसके अंदर होते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक, इसी के अंदर हो जाएंगे सम, विषम, इवन, ऑड, इसी के अंदर हो जाती है अभाज्य संख्या, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा इस तरह से चार्ट बनता है। अब जरा सवाल का स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन लगाते जाएंगे। लिखा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों, प्राकृतिक संख्या देखो कहाँ से निकल रही है, वास्तविक सही है तो आ रही है भाई, ये वाला इसके अंदर सही तो आ रहा है, यानी कि पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। हर प्राकृतिक संख्या एक रियल नंबर होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 5 10 20, ये सब क्या है, रियल नंबर भी है, और ये हमारे नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट अब पढ़ते हैं। देखा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है क्या। अब देखो यार, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है क्या, ये गलत हो गया। क्यों, अगर ये उल्टा लिखा होता, ये लिखा होता कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो स्टेटमेंट सही हो जाता। भाई परिमेय संख्या कहां से निकल रही है, वास्तविक से निकल रही है, और यहाँ पे क्या बोला है, वास्तविक संख्या परिमेय से निकालने को बोला। इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, और हमसे गलत वाला ही पूछा था, इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। और आगे समझ लो, तीसरा स्टेटमेंट भी समझ लो। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, देखो पूर्णांक परिमेय के अंदर ही आता है, ठीक है, ये भी सही हो गया। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। अब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, देखो पूर्णांक के अंतर्गत निगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और जीरो भी आता है। और प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1 2 3 4 ये सारे के सारे होते हैं, तो प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या भी कहलाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, गलत स्टेटमेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ये बहुत जनरल सवाल है, मतलब आप कितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लो, ये सवाल आपको दिखेगा जरूर।
लेकिन एक छात्र को किसी संख्या को 11/23 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से उस संख्या को 11/23 से भाग दे दिया। बताओ उसकी वजह से उसका उत्तर इतना ज्यादा पाएगा। मान लो वो नंबर x था, हमने कहा आप 11/23 से गुणा करो, आप अपनी धुन में थे, आपने क्या कर दिया 11/23 से भाग कर दिया। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x गुणे 23/11। भाई बताओ ये ऊपर चला जाएगा तो 23/11, यानी हमारा सीधी सी बात का मतलब ये हो गया कि आप करना चाह रहे थे 11/23 से गुणा, यानी आपका आंसर आना चाहिए 11x/23, लेकिन आप अपनी धुन में थे, आपने क्या कर दिया, आपने उल्टा कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 23x/11। अब दोनों आंसर में कुछ तो फर्क होगा, और वो फर्क कितने का आया 1224 का, यानी दोनों को हम घटा देते हैं। घटा देंगे तो 11x/23 माइनस का 23x/11 माइनस का 23x/11 और बराबर बेटा कितने के है 1224। सॉल्व कर लो, 23 गुणे 11 का एलसीएम 243 हो जाएगा, 11 गुणे 11 121x हो जाता है, और 23 गुणे 23 हो जाता है 529। ठीक है, माइनस का मतलब मत समझना, ये आगे कर दोगे वो पीछे कर दोगे तो माइनस हट जाएगा, क्योंकि रिजल्ट माइनस में आएगा नहीं। समझ रहे हैं ना, ये आप आगे कर देंगे ये पीछे कर देंगे तो माइनस हट जाएगा। अब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 9 में 1 गया 8, 2 में 2 गया 0, 5 में 1 गया 408, x बटे में कितना है 243 और बराबर में कितना है 1224। अब हम इसको सॉल्व कर लें, अगर x बराबर क्या बन जाएगा बेटा 1224 में गुणा किसका होगा 243 का, और डिवाइड कितने से होगा 408 से। अगर आप देखो तो ये 3 बार जा रहा है, और 3 का गुणा करा दो, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 6 और 1 7, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 1 7, यार 729 आ रहा है। चेक करो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। 11/23 था, 23/11 था, ठीक है। एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा, ये एलसीएम गलत ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पर एलसीएम गलत, एलसीएम हो जाएगा हमारा 253। ठीक है, एलसीएम होगा 23 और 11 का 253। अगर 253 एलसीएम होगा तो ये वाली वैल्यू पर आपका बन जाएगा यहाँ पर 253, और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो x बराबर निकल के आएगा 1224 गुणे 253 और बटे में कितना 408। ये जा रहा है आपका 3 बार, 3 तिया 9, 3 पछे 15, 6 और 1 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 759 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर होगा 759। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 49 पे देखो। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की पावर n माइनस ए की पावर n पूरी तरह से x माइनस ए से विभाजित होगा यदि, अच्छा कह रहा x की पावर n माइनस ए की पावर n x माइनस ए से पूरी तरह डिवाइड होगा जब n के बारे में बोला, यदि n एक सम नंबर हो। अच्छा, अगर इवन नंबर लेंगे तो बताओ, इवन नंबर यहां पर रखने पर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सबसे छोटा इवन नंबर 2 ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए बना देगा। भाई फार्मूला खोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ये स्टेटमेंट इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, जाहिर सी बात एक्स माइनस ए से कटेगा, यानी ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, एन एक सम प्राकृत संख्या होगी तो ये स्टेटमेंट कट जाएगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा ऑप्शन देख लो। दूसरे ऑप्शन पे आया, कह रहा n एक विषम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अगर n एक विषम नंबर होना चाहिए तो विषम ले लो, विषम में 3 लगा देते हैं, हो गया 3 विषम। कटना चाहिए या नहीं, तो अब आप बताओ, अगर हम इसका फार्मूला खोलेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब खोलो तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होगा। ठीक है, अब बताओ ये x माइनस ए से भी कटेगा, जाहिर सी बात है, तो भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब ये भी ऑप्शन सही हो गया हमारा। तीसरा क्या कह रहा है, n एक प्राकृतिक संख्या हो। चौथा कह रहा है n एक अभाज्य संख्या हो। तो अब मेरी बात समझ लो, मैंने एक बार 2 रख के देखा, एक बार 3 रख के देखा, 2 सम है, 3 विषम है, और 2 और 3 अभाज्य की कैटेगरी में आता है। मतलब 2 3 कुछ भी यहाँ पर रख दे, नंबर x माइनस ए से कटेगा ही कटेगा। अब ये बताओ 2 3 सम विषम भी हैं, अभाज्य भी हैं, और ये सम विषम और अभाज्य ये सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये सारे के सारे होते हैं नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। यहाँ चारों ऑप्शन सही थे, लेकिन आप जो ऑप्शन लगा के आओगे वो होगा n इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंतर्गत सम नंबर भी आ जाते हैं, विषम नंबर भी आ जाते हैं और अभाज्य भी आ जाते हैं। इसलिए स्टेटमेंट चारों सही है। परफेक्ट आंसर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? सी। जिन बच्चों के अभी भी बात नहीं समझ में आई कि सर आपने ये क्या कर दिया, फार्मूला कहाँ से लगा दिया, क्या कर लिया, तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से भी आप लगा सकते हैं। मैंने बोला था कि अल्फाबेट से खेलना कठिन होता है, नंबर से आप लगाओगे तो आपको बातें जल्दी समझ में आ जाएंगी। देखो, हम x और a की कुछ वैल्यू मान लेते, मैंने कहा x की वैल्यू 4 मान लो, a की वैल्यू 3 मान लो, मान लिया, ठीक है। x की वैल्यू 4 मान लेते हैं, a की वैल्यू 3, जो मन करे, आपके जो मर्जी है। आप 2 1 मान लो, आप 5 4 मान लो, आप 10 20 मान लो, लेकिन हम पावर ले रहे हैं ना, इसलिए छोटा नंबर मानेंगे। और एक इसलिए नहीं मानना क्योंकि एक का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो भी थोड़ा कंट्राडिक्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने नंबर क्या ले लिया, 4 और 3 ले लिए। अब जरा देखो, 4 और 3 पहले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग n सम होनी चाहिए, तो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर घटा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 गया 7, 16 में 9 गया कितना, 7। अच्छा, a की वैल्यू कुछ और ले लें, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ से x माइनस a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और 1 से तो सब कटेगा ना, और ज्यादा नहीं समझ में आएगा, तो x और a की वैल्यू हम कुछ और ले लेते हैं। x और a की वैल्यू हम 5 और 3 ले लें। तो x माइनस a कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हाँ, तो मैंने 5 और 3 ले लिया। अब n एक सम संख्या, तो सम संख्या के लिए मैंने स्क्वायर लगा लिया। 5 का स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा, 25, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 25 में 9 गया 16, देखो 16 2 से कटता, मतलब ये स्टेटमेंट सही हो जाए। अब अगर हम विषम संख्या ले लें, 5 की पावर हम ले लेते हैं 3, 3 की पावर भी 3, तो 5 का क्यूब बताओ 125, 3 का क्यूब बताओ 27, घटाओ कितना आ गया, 98। ठीक है, अब देखो ये भी 2 से कट रहा है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। और अभाज्य के अंतर्गत तो 2 भी आता है, 3 भी आता है। भाई प्राइम नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है 3, तो 2 और 3 अभाज्य के अंतर्गत भी आएंगे। अब इन तीनों से कट रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, सब होगा। इसका मतलब है हमारा राइट आंसर सी आएगा, बेहतर। चारों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन तो आप लगा नहीं सकते। बेहतर क्या है, नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत इवन भी आते हैं, ऑड भी आते हैं और प्राइम भी। आई होप अब बात समझ में आई होगी। लास्ट क्वेश्चन देखो ये आज का, 300 और 785 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 13 से पूरी तरह डिवाइड होते हैं। कहाँ से शुरू करना है, 300 से, कहाँ तक जाना है, 785 से। ऐसे कितने नंबर हैं जो 13 से डिविजिबल होते हैं। मैंने नंबर सिस्टम में डिवाइड वाले पार्ट में बताया चुके हैं कि जब भी आपको ये देखना है कि कितने नंबर डिविजिबल होंगे, तो आप 13 से डिविजिबल चेक करना है, तो पहले हम बड़ी संख्या में डिविजिबल चेक करते हैं। 13 पचे 65, 13 छंग 78 होता है बेटा, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं, मैंने देखा कितनी बार डिवाइड हुआ, 60। अब उसी 13 से छोटे वाले नंबर में डिवाइड कर लो, यानी 300 में डिवाइड कर लेते हैं। 13 दूनी 26, कितना बचा, 40, 13 तिया 39, कितना बचा, 1। हमें शेषफल से कोई लेना देना नहीं, हम ये देख रहे हैं कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 23। तो हमारा अगर ये देखें मतलब क्या निकला, जब हमने 785 में भाग करा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 785 तक कितने नंबर हैं जो 13 से डिवाइड होते हैं, तो आप कहोगे 60 नंबर ऐसे हैं जो 13 से डिवाइड होते हैं। कहां से कहां तक, 1 से लेकर 785 तक। अब अगर हम 300 में भाग करें, तो इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर 300 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 13 से डिवाइड होते हैं, तो आप कहेंगे 23 नंबर। लेकिन मेरे से जो पूछा गया है वो इनके बीच का नंबर पूछा है, तो अब आप बताओ इनके बीच का नंबर निकालने के लिए हम इस पूरे में से ये वाला नंबर माइनस कर दें, यानी यहाँ की वैल्यू आएगी 60 माइनस 23। वही हमारा तरीका है कि हम हमेशा बड़े वाले में भाग करें, फिर छोटे वाले में भाग करें, और दोनों के भागफल का अंतर निकालें। ये हो जाएगा 10 में 3 गया 7, 5 में 2 गया 3, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर 37 होगा। इनमें से कोई नहीं, आंसर राइट आंसर होगा 37। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, और बगल में आंसर क्या आ जाएगा, 37। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा आपको? आई होप अब सारे डाउट क्लियर होंगे। अभी भी अगर कुछ क्वेश्चन बाकी हो आपके, तो आप हमें मैसेज जरूर करिए। मैंने आपको बताया कि आपका मैसेज हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, तो आप रिप्लाई जरूर किया करिए। अच्छा, एक और बात, मैंने आपको बताया था 1 तारीख से पेड क्लासेस शुरू होंगी, तो वो बच्चे बिल्कुल कोर्स मत खरीदें जो लापरवाही कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही डांटा इसीलिए कि आप अगर लापरवाही कर रहे हैं, एक तो भाई समझ में फिर कुछ आएगा नहीं, और दूसरी बात आप 300 रुपये पर मंथ और पेड करने लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा बात को समझिए। अगर आप थोड़ा भी डेडिकेट हैं अपनी पढ़ाई को लेके, तो ही आप पेड कोर्स लीजिए, अदरवाइज बिल्कुल जरूरत नहीं है। फ्री में बहुत यूट्यूब पर मटेरियल मिल रहा होगा आपको,
अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें सही होनी चाहिए, अगर हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो ही आप कोर्स लीजिए। कोई बाउंडेशन नहीं है आपकी, जब से कोर्स वाइज क्लासेस चलेंगी उसमें तो हम पढ़ा ही रहे होंगे। ये कोर्स इसलिए है और इसीलिए फीस मैंने लिमिटेड रखी कि जिन बच्चों को भी मैथ्स में डर लग रहा है या जो भी टॉपिक जिनके कवर नहीं है, एक बार नोट्स आप बना लेंगे तो अब भविष्य में कितने भी एग्जाम दीजिए, मैथ में आपका कुछ भी छूटा नहीं रहेगा। इसीलिए बड़े आराम से एक एक चीज़ों का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी।